ठीक है। तो सेडिमेंट पहले था, सेडिमेंट ठीक है, अभी दिखा रहा है ना, दिख रहा है ना। हाँ दादा। हाँ। हाँ दादा। तो सेडिमेंट से जब सेडिमेंट्री रॉक बन रहा है, ठीक है, तो डिफरेंट प्रोसेस से, जो जो प्रोसेस मैंने पढ़ाया था, वो डायजेनेसिस, फिर उसके उसके आगे था लिथिफिकेशन, वेदरिंग, ये सब की वजह से जो सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक बना। अभी रॉक बनने की टाइम, ठीक है, ठीक है, जो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन की वजह से वो सेडिमेंट्री रॉक कुछ कुछ स्ट्रक्चर को जनरेट करता है, ठीक है। जैसे स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में भी हम लोग देखेंगे कि कैसे सेडिमेंटरी या इग्नियस रॉक में कैसे स्ट्रक्चर बन रहा है। वैसे ही तुम्हारा जब सेडिमेंट से सेडिमेंटरी रॉक बन रहा है, तब क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट एजेंट या एजेंट मतलब विंड इंटरेक्शन, रिवर इंटरेक्शन, इन लोगों की वजह से, और तुम्हारा जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसकी वजह से, ठीक है, जो तुम्हारा जैसे कि तुम्हारा विंड, सपोज मान लो कि विंड का डायरेक्शन, ठीक है, विंड का डायरेक्शन हो गया, रिवर का डायरेक्शन हो गया, इन सभी की वजह से तुम्हारा क्या हो रहा है, वो सेडिमेंट कुछ कुछ स्ट्रक्चर जनरेट होता है वो सेडिमेंट्री रॉक में, जिसको जिसको स्टडी करके हम लोग क्या क्या जान सकते हैं, पैलियो क्लाइमेट जान सकते हैं, ठीक है। सपोज तुम्हारा मार्ट क्रैक, ठीक है, मार्ट क्रैक क्या होता है, मार्ट क्रैक मीन्स तुम्हारा उसी जब तुम्हारा मार्ट क्रैक बना हुआ होगा, ठीक है, मार्ट क्रैक सबको मालूम है ना, मार्ट क्रैक क्या है, मैं आज पढ़ाऊंगा, थोड़ा बहुत आइडिया है ना मार्ट क्रैक। हाँ। जो हाँ दादा। मार्ट क्रैक होता है, मतलब मार्ट क्रैक का अगर तुम किसी जगह पे मार्ट क्रैक को देखने को मिला, मार्ट क्रैक के से तुमको क्या पता चलेगा, जब जब ये मार्ट क्रैक बना हुआ होगा, तब इधर तुम्हारा हाई टेम्परेचर रहा होगा, ठीक है, मतलब पैलियो क्लाइमेटिक कंडीशन तुमको समझ में आ रहा है वो सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर देख के, मतलब वो तुम्हारा क्या हो गया, फिजिकल मतलब बाहर का जो एनवायरमेंट है उसकी इंटरेक्शन की वजह से तो सेडिमेंट्री रॉक में वो स्ट्रक्चर बना, ठीक ना, मार्ट रॉक में तुम्हारा मार्ट क्रैक बना। हाँ दादा। तो वो स्ट्रक्चर बन रहा है, तो वही स्ट्रक्चर से हम लोग पैलियो क्लाइमेट जान सकते हैं, पैलियो करंट डायरेक्शन जान सकते हैं, योंगिंग डायरेक्शन टॉप मतलब, बॉटम क्राइटेरिया भी। हाँ हाँ हाँ, जैसे कि वो रिपेल मैं पढ़ाऊंगा, वो रिपेल से कैसे हम लोग योंगिंग डायरेक्शन, ठीक है, योंगिंग डायरेक्शन मतलब कौन सी तरफ तुम्हारा यंगर रॉक प्रेजेंट है, ठीक है, वही डायरेक्शन को हम लोग समझ सकते हैं। मेनली 3 पॉइंट को हम लोग समझने के लिए सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर यूज करते हैं, और इन तीनों पॉइंट को अगर जोड़ा जाए तो सेडिमेंट्री रॉक इन तीनों पॉइंट की वजह से ही बना हुआ है, ठीक है, कैसे डिपोजिशन हुआ है, कैसे तुम्हारा उधर सबका क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा था, और कैसे तुम्हारा विंड रिवर इसका डायरेक्शन था, ये सब जानने के लिए हम लोग सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। समझ में आया सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर क्या है, हाँ दादा। ठीक है। अच्छा, तो सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर जो होता है, तो सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर बेसिकली 4 या 5 टाइप का, मेनली 4 टाइप का होता है। एक है तुम्हारा, ये नोट कर लेना, ठीक है, हर एक जो जो मैं बोल रहा हूँ। एक है तुम्हारा प्राइमरी, प्राइमरी सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा हो गया सॉफ्ट, सॉफ्ट सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर। तीसरा हो गया इरोशनल सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर, और लास्ट वाला जो अर्चना ने बोला कि बायोजेनिक, बायोजेनिक ही बोला था ना, बायोजेनिक हाँ दादा। सेडिमेंट्री और स्ट्रक्चर। ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। हाँ वही, ऑर्गेनिक बायोजेनिक एक ही है, ठीक हाँ है। जी। हाँ। हाँ। तो ये तुम्हारा मेनली 4 टाइप, अभी हम लोग एक एक करके हर एक स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या सब स्ट्रक्चर आता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। प्राइमरी सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर मतलब तुम्हारा डिपोजिशन के बाद कैसे तुम्हारा वो स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो पहला जो आएगा वो है तुम्हारा बेड, जियोलॉजी में तो बेड का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, सभी जानते हो। तो ये बेड पहला नंबर में।
अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? प्राइमरी सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर। प्राइमरी सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर, इसके अंदर पहला आता है बेड। अच्छा, बेड के साथ ही और एक टर्म आता है, वो है लेमिनी। कोई मुझे बता सकता है कि दोनों का क्या डिफरेंस है, बेड या लेमिनी? किसी को पता है क्या, बेड लेमिनी? दादा 1 mm से थिकनेस ज्यादा होगा तो बेड, और 1 mm से वन लेस एम होगा एम तो लैमिना। 1 हाँ, mm और प्रेरणा? सेंटीमीटर सॉरी। हम्म, तो अगर 1 mm से ज्यादा हुआ, ठीक है, ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर से ज्यादा हुआ तो बेड, 1 सेंटीमीटर से कम हुआ तो लेमिनी। ठीक है। और बेड, बेड मतलब तुम्हारा जो लिथिफाई स्टेटा है, जो लिथिफिकेशन की वजह से जो ये स्टेटा स्टेटा बना, ठीक है, ठीक है, ये जो एक एक लेयर बना, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे बेड। बेड, एक बेड है। और इन दोनों का जो इंटरफेस है, मतलब दोनों का जो बाउंडिंग सरफेस है, मतलब ये वाला पोर्शन, इसको बोलेंगे, नीचे लिखता हूँ, एमलगमेशन सरफेस, एमलगमेशन। ठीक है। तो जो लिथिफाइड स्टेटा बना, ठीक है, उसको हम लोग बेड बोलेंगे। और दो बेड का जो इंटरफेस है, उसको हम लोग बोलेंगे एमलगमेशन सरफेस, मतलब दो बेड को जो सेपरेट कर रहा है, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे एमलगमेशन सरफेस। ठीक है, इतना तक समझ में आया? हाँ दादा। हाँ। अभी हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज बेड सेट। जो जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ ना, सब देखना, क्योंकि क्योंकि बुक में ना बहुत ज्यादा है, तो बहुत ही ज्यादा, ये सब पॉइंट ही काम में आएगा, क्योंकि जैम के टाइम इतना बुक पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। बेड सेट, तो बेड सेट क्या होता है? जब तुम्हारा बहुत सारा बेड एक साथ रहेगा, बहुत सारा बेड मतलब न्यूमरस ऑफ बेड्स, तुम्हारा जब कलेक्शन, वही कलेक्शन को हम लोग बोलेंगे बेड सेट। ठीक है। जब न्यूमरस बेड एक साथ रहेगा, तब उसको हम लोग बोलेंगे बेड सेट। ठीक है, बेड और सेट, इसको अगर डिवाइड करो तो यही मीनिंग आता है ना, बेड सेट। इस अ सेट ऑफ बेड्स, इसको हम लोग बेड सेट बोलेंगे। ठीक है। तो बेड सेट का दो टाइप है। हाँ दादा। एक है तुम्हारा सिंपल, और दूसरा है तुम्हारा कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट, ठीक है। सिंपल में क्या है कि तुम्हारा जो बेड रहेगा, जो बेड, जो डिफरेंट सेट्स ऑफ बेड रहेगा, सपोज ऐसा ऐसा मैं दो ड्रॉ किया, ठीक है, तीन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और इधर कॉम्पोजिट के लिए तीन ड्रॉ करता हूँ, तीन बेड, और ये बहुत सारा रहेगा, ठीक है, ऐसा। अभी क्या है, सिंपल में क्या रहेगा, हर एक बेड का लिथोलॉजी बोलो, टेक्सचर बोलो, सब सेम रहेगा। ठीक है। सपोज ये सैंडस्टोन का बेड है, ये भी सैंडस्टोन का ही बेड है, ये भी तुम्हारा सैंडस्टोन का ही बेड है, मतलब लिथोलॉजिकली सब सेम ही रहेगा। लिथोलॉजी बोलो, टेक्सचर बोलो, तो सेम रहेगा। पर कॉम्पोजिट बेसिस में क्या होगा, सपोज ये वाला सैंडस्टोन है, ठीक है, सपोज ये वाला मार्कस्टोन, ठीक है, मार्कस्टोन का इसको बड़ा बड़ा कर देते हैं, ऊपर वाला सैंडस्टोन, नीचे वाला मार्कस्टोन, फिर सैंडस्टोन, तो डिफरेंट तुम्हारा बेड है लिथोलॉजी का।
ठीक है, पर ओरिजिनली मतलब ओरिजिन के हिसाब से दोनों ही सेम सेम एज का ही है। ठीक है, पर टेक्सचरली या लिथोलॉजिकली दोनों डिफरेंस है। उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्पोजिट बेड से। ये पॉइंट याद रखना कि ओरिजिनली मतलब ओरिजिन इन दोनों बेड का सेम ही है। ठीक है, पर लिथोलॉजिकली और कॉम्पोजिशन बोलो, लिथोलॉजी बोलो, टेक्सचर बोलो, ये सब अलग है। पर सिंपल में क्या है, सब कुछ सेम है। लिथोलॉजी भी सेम है, टेक्सचर भी सेम है, ओरिजिन भी सेम है, सब कुछ सेम है। ठीक है, ये है तुम्हारा सिंपल बेड और कॉम्पोजिट बेड। समझ में आया ना क्या बोला? ओरिजिन मीन्स की होता है जी? ओरिजिन मीन्स वो कहाँ से उसका वेदरिंग होके आया हुआ है। ठीक है, कौन सी जगह से वेदरिंग होके तुम्हारा कौन सा बेसिन में वो डिपोजिशन हुआ है। ठीक है, मतलब कौन सी रॉक या कौन सी एरिया से, कौन सी एनवायरमेंट, बेसिकली एनवायरमेंट। ठीक है, जो सेडिमेंटरी एनवायरमेंट पढ़ाऊंगा देखोगे, बेसिकली कौन सा एनवायरमेंट में ये ডিফারেন্ট सेडिमेंट। हाँ हाँ। বলছি যদি ডিফারেন্ট এনভায়রনমেন্ট অরিজিন হয় তাহলেও কি কম্পোজিট বেড বলতে পারবো? तখন देन तब हम लोग वो अनकॉन्फॉर्मिटी इसके अंदर डाल देंगे ना। तब ये तुम्हारा एक टाइम गैप रहेगा इधर, ये वाला, আচ্ছা আচ্ছা ये वाला इधर एक टाइम गैप रहेगा। ठीक है, फिर इधर डिपोजिशन होगा, फिर एक टाइम ब्रेक रहेगा, वो टाइम ब्रेक को ही हम लोग अनकॉन्फॉर्मिटी बोलेंगे ना, जो नॉन डिपोजिशनल सरफेस है। हाँ तब दादा। उसको हम लोग अनकॉन्फॉर्मिटी के अंदर डाल देंगे। ठीक है, पर আচ্ছা इधर আচ্ছা क्या है, इधर बेड है। ठीक है, सिर्फ इधर डिफरेंस यही है कि लिथोलॉजिकली डिफरेंट डिफरेंट बेड्स है। पर उनका ओरिजिन सबका सेम है। और ओरिजिन का मतलब है एनवायरनमेंट, कौन सा एनवायरनमेंट में वो बना हुआ था, वो एनवायरनमेंट सबका सेम होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्पोजिट बेड्स है। ठीक है, समझ में आया? हाँ दादा। হ্যাঁ बस बस। और एक जो बोला बेड का जो थिकनेस, वो भी याद करना। ठीक है, तो बेड में और कुछ नहीं पढ़ना है, अभी नेक्स्ट में जाते हैं। फिर आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉस बीडिंग। क्रॉस बीडिंग। ठीक है, क्रॉस बीडिंग में क्या है कि जो बेड हम लोग पढ़ा, बेड से भी अगर अच्छा बोलो तो लैमिनी, जो लैमिनी था। ठीक है, जो लैमिनी होता है वो क्या होता है, ये सपोज तुम्हारा डिपोजिशनल सरफेस है। ठीक है, ये सपोज डिपोजिशनल सरफेस है। ठीक है, और ये है तुम्हारा ऊपर का, क्या बोला मैंने, दो बेड की बीच में क्या रहता है। অ্যামালগামেশন हाँ अमलगमेशन सरफेस। हाँ, और ये है तुम्हारा डिपोजिशनल सरफेस। ठीक है, अभी उधर अगर लैमिनी इंक्लाइंड रहा, ठीक है, ऐसे करके इंक्लाइंड रहा, बस सिर्फ इंक्लाइन रहेगा, ये जो डिपोजिशनल सरफेस के साथ इंक्लाइन रहेगा, तब हम लोग उसको बोलेंगे क्रॉस बेडिंग। ठीक है, सिर्फ ये याद रखना, डिपोजिशनल सरफेस के साथ जब इंक्लाइन लैमिनेशन या बेडिंग रहेगा, तब उसको हम लोग क्रॉस लैमिनी, अगर लैमिनी रहा तो लैमिने क्रॉस लैमिनी बोलेंगे, अगर बेडिंग रहा तो क्रॉस बेडिंग, वो थिकनेस के हिसाब से हम लोग बोलेंगे। ठीक है, लैमिनी या बेडिंग कुछ भी हो सकता है। अगर डिपोजिशनल सरफेस के साथ इंक्लाइन रहा है तब हम लोग उसको बोलेंगे क्रॉस बेडिंग। ठीक है, अभी क्रॉस बेडिंग का क्या होता है कि जो ये जो लेयर होता है ना, ये एक लेयर, ये लेयर, ये जो लेयर होता है, एक लेयर, ये एक लेयर, एक लेयर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोर सेट। हाँ, फोर से लेयर्स। अगर ऊपर वाला पार्ट रहा तब उसको क्या बोलेंगे? टॉप सेट। हाँ, और अगर नीचे रहा, बॉटम सेट। हाँ मतलब ऐसे इंक्लाइंड ही रहेगा। ठीक है, मैं सिर्फ ऊपर नीचे के लिए बोल हाँ रहा हूँ। दादा। बॉटम सेट, तो फोर सेट लेयर का दो टाइप हो गया। ठीक है, फोर्सेट लेयर कौन किसको बोलेंगे, जो जो लेयर ऐसा इंक्लाइन रहेगा, ठीक है, जो लैमिनिया बेडिंग, उसको हम लोग बोलेंगे फोर्सेट लेयर। मतलब क्रॉस बेडिंग के अंदर
जो इंक्लाइन लेयर रहेगा उसको हम लोग फोर सेट लेयर बोलेंगे। फोर सेट लेयर का दो पार्ट, टॉप सेट और बॉटम सेट। ठीक है। हाँ दादा। দাদা মানে লেয়ার গুলোকে ফোর্সেস লেয়ার বলছি, মানে যেটা ইনক্লাইন হ্যাঁ করে হ্যাঁ হ্যাঁ প্রত্যেকটা লেয়ার। হ্যাঁ, প্রতিটা লেয়ারকে ফোর সেট লেয়ার বলবো। আর যদি ওপরের দিকে থাকে, সারফেসের ওপরের দিকে যদি থাকে, মানে আমি নোটটা পাঠাবো, দেখবি ছবিটা, এই দেখবি ওপরের দিকে এরম 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 ডট 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 সারফেস আছে, আর নিচের দিকেও কিছু আছে, ওইগুলোকে ওপরের গুলোকে টপ সেট, আর দেখবি কিছু কিছু এরকমও আছে। ঠিক আছে, এগুলো ফোর সেট লেয়ার। ফোর সেট লেয়ারই ওপরের যে পার্ট গুলো সেগুলোকে আমরা বলবো টপ সেট, আর নিচের যেগুলো থাকবে, নিচে দেখবি ইনক্লাইন ইনক্লাইন সারফেস থাকবে। ঠিক আছে, এরকম এরকম সারফেস থাকবে। মানে এই উপর আর মানে টপ সেট আর বটম সেটটা ডিটারমাইন করা কি মানে জাস্ট হরাইজনের সাপেক্ষে যেটা উঁচুতে আছে সেটা টপ সেট আর যে নিচে থাকবে বটম? ফোর সেট মানে এটা লেয়ার, ডিপোজিশনের টাইমের উপর নির্ভর করছে না? এটা হলো ইয়ং ডিরেকশনকে তোর বোঝাবে, বুঝলি? যে বটম সেট লেয়ার অবশ্যই সেটা নিচের দিকে আছে, তাই না? মানে সেটি এই তাহলে বটম সেট, আগে ডিপোজিট। হ্যাঁ, এবার নিচের দিকে যেটা থাকবে বটম সেট লেয়ার, সেই লেয়ারটা অবভিয়াসলি নিচের দিকে আছে, মানে ওটা অনেক আগে ডিপোজিশন হয়েছে, তার মানে ওটা পুরনো, মানে ওল্ডার ওটা উপরেরটা থেকে। কোনো যদি ফোল্ড বা কোনো কারণে একটু ঘুরে যেতে পারে। যদি ফোল্ডিং হয় তাহলেই ঘুরে যাবে। হ্যাঁ যদি সেটাই বলছি, ফোল্ডেড তখন লেয়ার তো থাকে, তাহলে হরাইজন। হ্যাঁ হ্যাঁ, তখন তখন ওই উপরের লেয়ারটা নিচে চলে আসবে, নিচের লেয়ারটা উপরে চলে আসবে, যে ফোল্ডিং তাহলে হয়। টপ সেট বটম সেটটাও ঘুরে যাবে। হ্যাঁ, কিন্তু তখন তখন তোকে শুধু তো ওই একটা জিনিস দিয়ে তো ইয়ং ডিরেকশন বের করা যাবে না। ফোল্ড হলে সেখানে ওই অ্যান্টিক্লাইন না সিনক্লাইন সেটাও দেখতে হবে। ঠিক আছে, কোন রকটার হ্যাঁ এজ ডেটিং, মেনলি এজ ডেটিং করা হবে। সেই এজ ডেট করলেই তো বেরিয়ে যাবে না কোনটা কোনটা ইয়ংইন কোনটা ওল্ডার, সেটাও একটা নির্ভর করবে আইসোটোপ ডেটা, বুঝেছিস? আচ্ছা। শুধু লেयर देख, মানে এটা জাস্ট একটা क्राइटेरिया बोला আছে, হ্যাঁ, যে कि हम लोग ये जो लेयर, ये जो सेडिमेंटेड स्ट्रक्चर हम लोग जो यंगिंग डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं, पर वो अकेला उससे हम लोग पूरा नहीं निकल सकते, उसके साथ और भी बहुत फैक्टर ऐड होगा, जैसे कि आइसोटोपिक एज बोलो। ठीक है, डिफरेंट फोल्डिंग रीजन रहा तो वो एंटीक्लाइन सिंक्लाइन एंटीफॉर्म सिनफॉर्म ये सब भी देखना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ पे उधर अगर फॉल्टिंग हुआ तब भी इधर उधर हो जाएगा ना डायरेक्शन, अगर फॉल्टिंग हुआ तब भी चेंज होगा, तो बहुत सारा क्राइटेरिया काम करेगा। उसमें से एक क्राइटेरिया तुम्हारा यंग ड्यूरेशन निकालने का, ये फोर सेट लेयर्स होता है। ठीक है, अर्चना আচ্ছা प्रेरणा समझ में आया? नैतिक ने क्वेश्चन किया था। हाँ दादा। হ্যাঁ गुड क्वेश्चन है नैतिक। हाँ, तो अब जो होता है कि क्रॉस ब्रीडिंग कितना टाइप का होता है। ठीक है, एक है तुम्हारा टेब्यूलर क्रॉस ब्रीडिंग, एक है तुम्हारा ट्रफ शेप। टेब्यूलर में सिंपल जैसे दिखाया, ऐसा स्ट्रेट लाइन लेयर रहेगा, फोर सेट लेयर रहेगा। ठीक है, और ट्रफ शेप में क्या होगा, जो अर्चना ने मेंशन किया था, एक लाइन, ऊपर वाला को बोलते हैं, पूरा लाइफ याद रखना जब तक जियोलॉजी में हो। ठीक है, ट्रांकेटेड टॉप और टेंजेंशियल बॉटम, और यंग डायरेक्शन इसका ऐसा होता है, ये ओल्डर है, ये यंगर। जो ट्रांकेटेड वाला पोर्शन है ये तुम्हारा यंगर होगा, और जो टेंजेंशियल वाला पोर्शन रहेगा वो तुम्हारा ओल्डर रहेगा। ठीक है, ट्रांकेटेड टॉप एंड टेंजेंशियल बॉटम, ये समझ में आया ना, टेबुलर टॉप शेप क्रॉस ब्रीडिंग। दादा वो सेकंड वाला में उसका डायरेक्शन कैसे कैसे पता चलता है? डायरेक्शन सेकंड वाला, हाँ दादा। हाँ नहीं नहीं, सेकंड वाला ही तो, जो ये जो ऐसी तरफ, मतलब इस तरफ झुका हुआ है ना, मतलब कौन सी तरफ देखना पड़ेगा, मतलब तुम अगर पैलियो डायरेक्शन बोल रहे हो ना, दादा फ्लो का वो डायरेक्शन बोल रहे हो, मतलब हाँ फ्लो का डायरेक्शन वो फ्लो का डायरेक्शन ना, एक्यूट
एक्यूट एंगल का तरफ होता है, मतलब वो मुझे हाँ पता नहीं चलता किस तरफ है, उसे नहीं नहीं वो, कैसे मतलब जानना है। हाँ वो जो जब रिपेल रिपेल पर आएंगे तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो यंगिंग जो हाँ दादा। डिरेक्शन होता है, ठीक है, ये जो होता है, इसके साथ तुम्हारा ये होता है, ठीक है, ये जो एंगल, और ये फ्लो डायरेक्शन तुम्हारा हाँ इस तरफ होगा, इस तरफ, इस तरफ फ्लो होगा हमेशा। हाँ दादा। और ये एंगल ठीक है। इधर से मापा जाता है, इसलिए उसका एक्यूट एंगल 30 डिग्री उसको बोलते हैं। अच्छा मेंशन किया, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। अभी वो सैंडस्टोन मार्कस्टोन सबके लिए अलग अलग होता है, ठीक है। सैंडस्टोन के लिए नियरली 30 डिग्री होता है, ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं उसको। हाँ दादा। हम्म, ठीक है। तो एक टेब्यूलर क्रॉस बेडिंग, एक है तुम्हारा ट्राफ्शेप क्रॉस बेडिंग, और इसको जो एंगल बनाता है डायरेक्शन की तरफ, उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, समझ में आया? हाँ दादा। अभी देखेंगे तीसरा नंबर पे। अच्छा, एक काम मैं देता हूँ, वो है, सब नोट कर लेना, एक क्राफ्ट शेप क्रॉस बेडिंग का भी ना डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन होता है, ठीक है। ये हेयरिंग बोन क्रॉस बेडिंग, ठीक है, और भी बहुत सारा, ठीक है। तो वो एक चार्ट बना के मेरे को भेजना, चार्ट मतलब एक कॉपी में लिख के मेरे को भेजना, ठीक है। ये बुक हो गूगल हो जिधर भी मिले उसको मेरे को भेजना, ठीक है, और ड्राइंग के साथ। मेरा नोट में दिया हुआ है, पर वो तुम लोग के पास मैं देखूंगा फिर भेजूंगा नोट, ठीक है, क्राफ्ट शेप क्रॉस बेडिंग सिर्फ, ठीक है ना। हाँ हाँ दादा। हम्म, हाँ चार पांच का टाइप का होता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट शेप की वजह से इसका डिफरेंट डिफरेंट नाम होता है। कोई मतलब कोई ऐसा, ऐसा ऐसा होता है, ठीक है, कभी ऐसा ऐसा होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट शेप के हिसाब से उसका नाम रहता है, तो वो मेरे को भेजना। दादा ये वाला जो है, जो क्रॉस हेडिंग हेरिंग बोन एंड हाँ ह्यूमिक, हेरिंग बर्न, ह्यूमिक वो वाला हाँ तो। हाँ 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 हाँ। ठीक है दादा, भेज देंगे। हाँ ये जो क्राफ्ट शेप, वो तो क्राफ्ट शेप क्रॉस बिल्डिंग के अंदर ही ज्यादा सब आएगा, ठीक है, हाँ तो दादा, उसका, उसी के अंदर है। हाँ 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 ठीक है उसका दादा। भेज देना, ठीक है, लिख के। अच्छा, तो तीसरे नंबर पे जो आएगा वो है रिपल, और इससे एक न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। रिपल क्या होगा, कुछ नहीं, अनडुलेटिंग सरफेस, अनडुलेटिंग जो सरफेस रहता है, रिपल सब देखे हो, जो तुम्हारे डिजर्ट में भी रहता है और सी बीच में भी रहता है रिपल, ठीक है, ऐसा अनडुलेटिंग सरफेस होता है, उसको हम लोग रिपल बोलेंगे, ठीक है। अभी जो इम्पोर्टेंट है रिपल में वो है रिपल का टाइप, ठीक है। तो पहला जो टाइप होता है वो है करंट सिमेट्रिक, रिपल। सॉरी करेंट बेटा। करंट रिपल क्या, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। करंट रिपल एसिमेट्रिक, क्योंकि वो ऐसा ऐसा होता है ना तुम्हारा, ऐसा ऐसा होता है ना करंट रिपल, ऐसा ऐसा होता है, तो एसिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो करंट पहला आता है करंट रिपल, ठीक है। तो करंट रिपल को एसिमेट्रिक रिपल भी बोलते हैं। तो इसका क्या होगा कि हमेशा शेप से याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये सब नाम ना पूरा भूल जाओगे, और अगर शेप याद रखा ना तब ये याद आ जाएगा नाम। ये पूरा ऐसा ऐसा रहेगा और भी थोड़ा झुका हुआ रहेगा, हाँ दादा। ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा ऐसा रहेगा, ठीक है। हाँ तो ये क्या होगा, साब राउंडेड, इसको बोलते हैं क्रेस्ट, क्रेस्ट, और इसको बोलते हैं ट्राफ, ठीक है, ये नीचे वाला नीचे जो पोर्शन है,
इसको। तो क्रेस्ट और ट्रफ क्या होगा, सब राउंडेड शेप का होगा, ठीक है। इस तब हम लोग इसको बोलेंगे करंट रिपेल। और करंट रिपेल को और एक नाम से बोला जाता है कि एसिमेट्रिकल रिपेल। और ये एसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल ये सब नाम ना, ये डायग्राम से याद रखना, क्योंकि ये सब इधर उधर हो जाएगा। ओके, तो ये जो डायग्राम है इसे याद रखना। तो इसको हम लोग बोलेंगे एसिमेट्रिकल रिपेल। अच्छा, ये ड्राइंग से पता चल रहा है ये क्या मतलब इंडिकेटर है, किसके लिए, किसका इंडिकेटर? पालियो डायरेक्शन, मतलब फ्लो का डायरेक्शन। प्रेरणा, current प्रेरणा, फ्लो डिरेक्शन। নৈতিক। হ্যাঁ মানে এটা তো মানে জলের ফ্লোটা কিন্তু हम्म, तो फ्लो डायरेक्शन की तरफ ये ऐसा झुका हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये अच्छा पैलियो जो डायरेक्शन है, मतलब उधर अगर कोई रिवर गया होगा या विंड अगर गया होगा तो इसका डायरेक्शन ऐसा था, तो वो रिपेल से हम लोग उसको बोल सकते हैं उसका डायरेक्शन, ठीक है। दूसरा है हाँ दादा। तुम्हारा वेब रिपेल। वेब रिपेल, ठीक है। वेब रिपेल का क्या होगा? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। तो symmetry। ये देखो पूरा सिमेट्रिक हो रहा है, ठीक है। तो सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल ना पूरा ऐसे करके याद रखना, ठीक है। तो इसका क्या होगा, एक क्रेस्ट एक ट्राफ, मतलब शार्प शार्प होगा, क्रेस्ट तुम्हारा शार्प होगा और तुम्हारा ट्राफ जो है वो सब राउंडेड होगा, ठीक है। हाँ इसको दादा। सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल। और इसको इसको हम लोग किसका इंडिकेटर के रूप से जानेंगे, ये योंगिंग डायरेक्शन, क्योंकि ये शार्प पोर्शन है ना, तो शार्प पोर्शन वो योंगिंग डायरेक्शन की तरफ है, ठीक है। तो उससे हम लोग योंगिंग डायरेक्शन निकल सकते हैं। ओके, इससे हम लोग पैलियो डायरेक्शन, क्योंकि ये किसी तरफ झुका हुआ नहीं है ना, तो इससे हम लोग वो पैलियो का डायरेक्शन नहीं निकल पाएंगे। पर ऐसा इससे कि टॉप बॉटम क्राइटेरिया। हाँ हाँ हाँ, ये जो जी। टॉप, ये वाला टॉप पोर्शन है, ये बॉटम पोर्शन है, ठीक है। मतलब जो क्रेस्ट है, क्रेस्ट मतलब कि टॉप पोर्शन है। और हम लोग क्या जाने वेब रिपेल में क्रेस्ट तुम्हारा शार्प रहेगा। अभी वो शार्प जो क्रेस्ट रहेगा उससे हम लोग क्या पता चलेंगे, जो क्रेस्ट वाला पोर्शन है वो तुम्हारा यंगर है, और जो बॉटम वाला पोर्शन है ट्राफ वाला पोर्शन वो है तुम्हारा ओल्डर, ठीक है। इससे हम लोग यंगिंग डायरेक्शन को पता चल सकता है, ठीक है। हाँ दादा। हम्म, फिर रिपेल के बाद आता है तुम्हारा मार्ट क्रैक। मार्ट क्रैक को बोलने की जरूरत ही नहीं है। अगर मार्च स्टोन रहा और उधर अगर बहुत हाई टेम्परेचर रहा तो उधर क्या होगा, इवापोरेट होके, मतलब सपोज इधर वाटर है, ठीक है। अगर हम लोग क्या जानते हैं मार्च स्टोन में वाटर रहता है ना, क्ले मिनरल, क्ले मिनरल में तो वाटर रहेगा ही, ठीक है। सपोज ये सरफेस है, इधर तुम्हारा क्ले मिनरल है, ठीक है। अभी क्या होगा, इधर से वाटर अगर ज्यादा टेम्परेचर रहा तो वाटर क्या होगा, इवापोरेट होकर होता जाएगा। और इवापोरेट, जब वाटर इवापोरेट होगा तभी तो क्रैक्स, ठीक है, ऐसा 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 क्रैक बनता जाएगा ना, ऐसा ऐसा पूरा क्रैक बनता जाएगा। मेरा नोट में सब फोटो दिया गया है, उधर देखना, फोटो फोटो देख के ही पढ़ना। ऐसा ऐसा पूरा क्रैक बनता जाएगा, ठीक है। उसको हम लोग बोलेंगे मार्ट क्रैक। तो इवापोरेशन की वजह से जो वाटर रहेगा वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, बहुत सन हीट की वजह से, और उधर इवापोरेट होके उधर क्रैक जनरेट होगा, उसको हम लोग बोलेंगे मार्ट क्रैक। अच्छा, मार्ट क्रैक बोलो किसके इंडिकेटर होगा? टॉप बॉटम टॉप। क्राइटेरिया। क्योंकि मार्ट क्रैक हमेशा ऊपर में ही रहेगा, ठीक है। हाँ। तो जी। मार्ट क्रैक अगर किसी जगह पे मिला तो इसको हम लोग बोल सकते हैं जो मार्ट क्रैक, क्योंकि सन हीट डायरेक्ट इधर ही आ रहा है ना, जो सन का हीट है, ठीक है, वो तो नीचे तक नहीं जा पाएगा। तो जिधर पहला जो ऊपर का सरफेस है उस पे ही जाएगा और उस पे ही क्रैक होगा, तब उससे क्या पता चलेगा, जो ये वाला सरफेस है यही ऊपर का सरफेस है सबसे, तो मार्ट क्रैक जिधर मिलेगा वो समझ जाना चाहिए कि उधर हम लोग
वो वाला यंगिंग मतलब वो ही तुम्हारा यंगर है, यंगर लिथिफाइड लेयर है। ठीक है, इससे हम लोग मैट्रिक्स से हम हाँ लोग दादा। यंग लेयर से निकल सकते हैं। ओके, फिर आता है एक, कितना नंबर हुआ, 4 शायद, हाँ ये 4, 5 पे आएगा तुम्हारा ग्रेडेड बेडिंग। ग्रेडेड बेडिंग, ठीक है, ग्रेडेड बेडिंग। तो जब सेडिमेंट डिपोजिशन होता है, ठीक है, एक नेचुरल प्रोसेस है कि सपोज लेयर है, ठीक है, तो नेचुरल प्रोसेस क्या बोलते हैं, जो बड़ा वाला रॉक है वो ग्रेविटी की वजह से नीचे चला जाएगा, ठीक ना, हाँ मतलब जो दादा। पेबल पेबल वाला रॉक है, मतलब ग्रेवल, कोबेल, कॉन्ग्लो तुम्हारा बोल्डर्स, ठीक है, फिर तुम्हारा छोटा रहेगा, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा रहेगा, फिर तुम्हारा ऊपर एकदम छोटा वाला रहेगा। ये तो तुम्हारा नेचुरल प्रोसेस है। রিভার্সও তো হতে পারে। बोलছি, ठीक है, ऐसा करके उसको हम लोग बोलेंगे ग्रेडेड बेडिंग। ग्रेडेड बेडिंग मतलब ग्रेडिंग के हिसाब से, मतलब ग्रेड मतलब साइज के हिसाब से, वो जो बड़ा वाला वो नीचे रहेगा, ठीक है, ठीक है, और उसके ऊपर उससे जो छोटा वाला रहेगा वो रहेगा, और उससे भी छोटा ऊपर में रहेगा। तो ये है तुम्हारा ग्रेडेड बेडिंग, जिसको हम लोग नॉर्मल ग्रेडेड बेडिंग बोलते हैं। नॉर्मल ग्रेडेड बेडिंग, मतलब ये नॉर्मल क्यों बोला गया है कि नेचुरली ऐसा ही होता है, ठीक है, नेचुरली ऐसा ही होता है, ठीक है। नॉर्मल ग्रेडेड बेडिंग समझ में आया तीनों को ही? हाँ दादा। हाँ, जो बड़ा হ্যাঁ वाला सेडिमेंट है, हाँ, जो बड़ा वाला सेडिमेंट है वो नीचे रह जाएगा, और ऊपर वाला तुम्हारा धीरे 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 छोटा वाला ऊपर होता जाएगा, ठीक है। अभी क्या हुआ कि नेचर में और एक टाइप का ग्रेडेड बेडिंग मिलता है, जिसमें तुम्हारा उल्टा केस हो जाता है। मतलब बोल रहा हूँ कैसा होता है, छोटा वाला एकदम नीचे, फिर तुम्हारा उससे जो बड़ा वाला रहेगा वो वाला, फिर तुम्हारा बड़ा वाला, ठीक है, ठीक है, ये साइज ऐसा डिक्रीज हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिवर्स ग्रेडेड बेडिंग। रिवर्स ग्रेडेड बेडिंग, और क्वेश्चन इधर से ही आएगा, रिवर्स ग्रेडेड बेडिंग से ही। रिवर्स ग्रेडेड बेडिंग कैसे बनता है, ठीक है, दो प्रोसेस है। एक है तुम्हारा डिस्पर्सिव प्रेशर, ये 2 पॉइंट अच्छे से लिख लेना बड़ा बड़ा करके। डिस्पर्सिव प्रेशर क्या है बोल रहा हूँ। दूसरा पॉइंट है काइनेटिक सीविंग। काइनेटिक सीविंग, ठीक है, ये 2 पॉइंट की वजह से तुम्हारा रिवर्स ग्रेडेड बेरिंग बनता है। डिस्पर्सिव प्रेशर क्या होता है, मान लो कि फिर से ड्रॉ करता हूँ, तो हम लोग क्या जानते हैं, ऐसा ऐसा बड़ा वाला ये रहेगा, ठीक है। अभी क्या होगा, इधर तुम्हारा छोटा वाला सब रहेगा, हम्म, छोटा वाला भी एक साथ आएगा। अभी क्या होगा, ये वाला जब जितना भी ये छोटा वाला आएगा ना,
प्रेशर देता रहेगा, ठीक है। और प्रेशर की वजह से इसका थोड़ा बहुत मूवमेंट होगा, और मूवमेंट की वजह से क्या होगा, इधर से ये नीचे आ जाएगा। मतलब सब सीविंग जब बोलूंगा और भी समझ में आएगा। डिस्पर्सिव प्रेशर और सीविंग एक साथ ही काम करता है, ठीक है। मतलब तुम जब घर में क्या होता है, जब सीविंग होता है ना, सीविंग मालूम है ना, सीविंग जो जो सैंड को लेके एक पूरा गोल, एक बोल की जैसा उधर पूरा ऐसा हिला हिला के वो सैंड को नीचे, मतलब जो बड़ा वाला रहता है वो अटक जाता है, और जो छोटा सैंड होता है वो नीचे गिर पड़ता है। देखा हो ना घर बनाने के टाइम, हाँ दादा। ऐसा हाँ ऐसा एक गोल वाला ऐसा रहता है, ऐसा। इधर से सैंड सब नीचे आ जाता है, अगर इधर सैंड डालोगे सब नीचे आ जाएगा, ठीक है। और जो बड़ा वाला रहेगा, ठीक है, वो इधर जमा रहेगा, क्योंकि वो हम लोग का काम का नहीं है घर बनाने का, वो काम में नहीं आएगा। तो सैंड को पूरा ये करने के लिए, ठीक है, ये सेविंग, इसको बोलते हैं सीविंग। एस आई, हाँ, एस आई होगा, सीविंग। हम्म, इसको बोलते हैं सीविंग। अच्छा, सीविंग बनान स्पेलिंग ना देख लेना, एस आई या एस ई, एस आई शायद, एस आई। तो इसको बोलते हैं। तो ये जो सीविंग और काइनेटिक प्रेशर, ठीक है, अभी क्या होगा, अगर तुम इतना प्रेशर दोगे ना, तब ये क्या होगा, ये सब ना इधर उधर रोटेट होगा, ठीक है। ये सब इधर उधर रोटेट होगा, और रोटेट होने की वजह से इधर थोड़ा पोर स्पेसेस क्रिएट होगा। तो पोर स्पेसेस में से क्या होगा, सैंड साइज पार्ट, मतलब जो छोटा वाला पार्टिकल रहेगा वो अंदर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, इसके बीच में से। जितना जितना इधर तुम्हारा मतलब हिल, हिलाएगा इधर, उतना तुम्हारा ये जो दोनों जो ग्रेन के बीच, ठीक है, गैप होगा, और उस गैप में से क्या होगा, ऊपर वाला जो सैंड है वो नीचे चला जाएगा। तो काइनेटिक प्रेशर, काइनेटिक सीविंग, और डिस्पर्सिव प्रेशर इसको ही बोलते हैं। जितना प्रेशर आएगा वो इतना रोटेट करेगा, और रोटेट की वजह से वो तुम्हारा जो सैंड सैंड नहीं, मतलब जो छोटा साइज वाला पार्टिकल रहेगा, वो दोनों के बीच में से नीचे आके नीचे चला जाएगा। तो तब क्या होगा, ये बड़ा वाला पार्टिकल ऊपर रह जाएगा, और नीचे तुम्हारा छोटा साइज का पार्टिकल रहेगा, तभी वो रिवर्स गेटेड बेडिंग बन जाएगा। समझ में आ गया? हाँ दादा। हाँ हाँ दादा। दादा। हाँ। पर ये जो रिवर्स गेटेड बेडिंग है, ये सिर्फ जैम के लिए इम्पोर्टेंट है। नेचर में रिवर्स गेटेड बेडिंग बहुत कम ही मिलता है, ठीक है। দাদা बोलो। বলছি, ধরো রিভার্স যে বেডিংটা हम्म ক্রেডিট এটা কোনোভাবে ইনক্লাইন্ড হয়ে গেল বা কিছু हम्म টিল্টেড হলো, তো हम्म। তখন বুঝবো কি করে যে এটা রিভার্স ছিল না নর্মাল ছিল? ना, टिल्टेड टिल्टेड क्यों होगा, मतलब टिल्टेड भी होगा, ठीक है। वही वाला क्वेश्चन बोल दिया ना कि वो जो नैतिक ने पूछा था, जब আচ্ছা আচ্ছা। मतलब पहले तो टिल्टेड तो नहीं होगा, ठीक है। अगर टिल्टेड भी हुआ, ठीक है, तब अगर जो नॉर्मल वाला रहेगा, ठीक है, वो अगर टिल्टेड हो गया, मतलब टिल्टेड बोलने की मतलब क्या बोल रहा है, मतलब फोल्डेड होगा या ऐसा कुछ। ফোল্ডেড दादा না, এটা ओवरटर्न भी तो हो सकता है ना? হ্যাঁ হ্যাঁ ওভারটার্ন हाँ ওটাই हाँ বলছিলাম। हाँ हाँ, ओवरटर्न ओवरटर्न भी भी हो हो सकता सकता है। है। हाँ, तो तब ओवरटर्न जब होगा, तब हम लोग को दूसरा क्राइटेरिया समझ, मतलब तुम तब क्या होगा, एक जगह पे तुमको मिल रहा, मतलब तुम जब स्टडी करोगे, तुम एक बड़ा जगह को स्टडी करोगे, ठीक है, पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट क्या होगा, तुम जब स्टडी करोगे, ठीक है, अभी एक जगह पे तुमको नॉर्मल ग्रेडेड बेडिंग मिल रहा है, दूसरी जगह पे रिवर्स ग्रेडेड मिल रहा है, ठीक है। तब वो तुम्हारा कॉन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तब तुम फर्दर तुम और कुछ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर तब ढूंढोगे, मतलब उसमें तुम कंक्लूजन नहीं डाल सकते हो, क्योंकि जियोलॉजी में ना एक पॉइंट में तुम कंक्लूजन नहीं डाल डाल सकते हो, किसी भी फैक्टर में जाओ, ठीक है, तुम एक कंक्लूजन नहीं डाल सकते हो, तब तुमको दूसरा भी कंक्लूजन ढूंढना पड़ेगा। अभी अगर दोनों ही जगह में तुमको नॉर्मल ग्रेडेड बेडिंग मिल गया, मतलब वो नॉर्मल ग्रेडेड बेडिंग का ही एरिया है। सपोज तुम्हारा আচ্ছা रिवर्स गेट में मिल गया किधर, तब तुमको फर्दर स्टडी करना पड़ेगा। वो वाला वो एरिया फोल्डेड है, अभी फोल्डेड है को कहाँ से वो फोल्डिंग स्टार्ट स्टार्ट हुआ है, कहाँ से फोल्डिंग स्टार्ट हो गया, कहाँ पे एंड हुआ है, वो भी ढूंढना पड़ेगा। तब तुमको मिलेगा कि पहला पोजीशन क्या था, जहाँ पे तुम्हारा नॉर्मल ग्रेडेड बेडिंग मिल रहा है या रिवर्स ग्रेडेड बेडिंग मिल रहा है, वो जानना पड़ेगा। फिर तुमको देखना पड़ेगा किधर किधर रिवर्स ग्रेडेड बेडिंग मिल रहा है। मतलब सपोज एक नॉर्मल कंडीशन में,
ठीक है, नॉर्मल गेटेड बेडिंग ही मिलेगा। अभी क्या होगा, जैसे कि वो बोला कि टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट या किसी टेक्टोनिक की वजह से वो फोल्डेड हो गया व फॉल्टेड हो गया, ठीक है, तब क्या होगा, वो नॉर्मल से रिवर्स गेटेड बेडिंग बन जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला ही तुमको वो ही कंक्लूजन डालना है कि इधर ऐसा टेक्टोनिक इवेंट हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था, इसकी वजह से वो नॉर्मल गेटेड बेडिंग फिर से रिवर्स गेटेड बेडिंग में कन्वर्ट हो गया। पर असल में वो नॉर्मल गेटेड बेडिंग ही होगा और नेचर में रिवर्स गेटेड बेडिंग नहीं मिलता है। ठीक है, इसे कॉन्सेप्ट के लिए, और बुक में पूरा बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है कि तुम्हारा जो रिवर्स गेटेड बिडिंग है उसका अभी तक का, और रिवर्स गेटेड बिडिंग का ये 2 पॉइंट सिर्फ एजम्पशन है। ठीक है, ये जो 2 पॉइंट बोला ना, इसलिए मैं बोला ये जैम के लिए इंपॉर्टेंट है, नेचर में इम्पॉसिबल है। ये जो डिस्पर्सिव प्रेशर और काइनेटिक सीविंग, ये 2 पॉइंट सिर्फ एजम्पशन है कि इसके लिए नॉर्मल रिवर्स गेटेड बिडिंग मिल सकता है। ठीक है, पर नॉर्मल गेटेड बेडिंग ही नेचर में रहता है, बुक में पूरा लिखा गया है, देखना सैंडबॉक्स में। तो नॉर्मल गेटेड बेडिंग से हाँ रिवर्स दादा। गेटेड बेडिंग नहीं हो पाएगा। वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, एक एजम्पशन है कि ऐसा होगा तो इसको हम लोग रिवर्स गेटेड बेडिंग बोलेंगे, और रिवर्स गेटेड बेडिंग ऐसे ऐसे हो सकता है, पर ये पॉसिबल नहीं है नेचर में। ठीक है, क्योंकि हाँ दादा। ग्रेविटी एक बहुत बड़ा रोल काम करेगा, ग्रेविटी, उधर ही पूरा सबका खेल खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वो तुम्हारा नॉर्मल गेटेड बेडिंग ही सब जगह मिलेगा, रिवर्स गेटेड बेडिंग मतलब उसका अभी तक प्रोसेस सब किसी को भी समझ में नहीं आया, अगर मिला भी तो। ठीक है, ये दो एजम्पशन है सर। ठीक है, इसलिए जैम के लिए ये हाँ दो दादा। प्रोसेस याद रखना, डिस्पर्सिव प्रेशर और काइनेटिक सीविंग। पर नेचर में ऐसा कोई कुछ कुछ भी नहीं है। ओके, अच्छा, हाँ दादा। फिर आएगा, हाँ फिर आएगा और एक तुम्हारा 6 नंबर शायद, हमो की क्रॉस स्ट्रेटिफिकेशन। আর এটা স্টর্মের কারণে হয় না? है, राइट, और यही क्वेश्चन आता है। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन कॉमन है कि ये कैसे बनता है, और वो है तुम्हारा ह्यूज स्टॉर्मी वेव की वजह से। मतलब ये वाला स्ट्रक्चर अगर किधर मिला, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर भी क्या होता है, एक बड़ा सा, अगर ऐसा पकड़ो, एक ऐसा डिप्रेशन रहता है और एक ऊंचा रहता है। ठीक है, ऐसा डिप्रेशन रहता है और किसी किसी जगह ऐसा नीचे रहता है। ठीक है, तो जो ऊंचा वाला पोर्शन रहता है उसको हमॉक बोलते हैं, हमॉक, फोटो दिखाता हूँ अभी, हमॉक। और जो इसको बोलते हैं स्वेल। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर कहाँ पे मिलता है ज्यादा, जिधर तुम्हारा ह्यूज स्टॉर्मी वेव था। ठीक है, एक टाइम में उधर ही तुमको हमो की क्रॉस सर्टिफिकेशन मिला, मतलब इसको वेब लाइक स्ट्रक्चर ही हुए। ठीक है, इससे ही पता चलता है कि ये जो सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर था, ठीक है, ये जो सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर था, ये बहुत ह्यूज वेव की वजह से, ठीक है, वेव या बोलो कुछ स्टॉर्म, हाँ, इसकी वजह से क्या हुआ, ऐसा वेव बनाया। अगर वेव मतलब तुम्हारा अगर ये अगर तुम्हारा वाटर कंडीशन में मिला तब वेव कम करेगा, अगर तुम्हारा विंड की कंडीशन मतलब अगर डिजर्ट में मिला तो वो स्टॉर्म, वो मतलब विंड कम करेगा। ठीक है, उसके हिसाब से ह्यूज स्टॉर्मी वेव। ठीक है, यही क्वेश्चन आता है इधर से कि एक वाला, एक ऊंचा पोर्शन रहेगा, एक नीचा पोर्शन। ठीक है, फिर एक ऊंचा पोर्शन, एक नीचा पोर्शन, जो ऊंचा वाला एरिया है उसको हमोक बोलेंगे, और जो नीचा वाला है उसको स्वेल बोलेंगे। ठीक है, मेनली इधर से इरोशन हो रहा है और इधर डिपोजिशन हो रहा है, यही मेन बात हो रहा है, इसलिए वो भी स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो इसको हम लोग बोलेंगे हैमॉक क्रॉस स्ट्रेटिफिकेशन। तो ये जो ह्यूज स्टॉर्म वेव है, इससे हम लोग क्या पता चलेगा, ये जो हैमॉक क्रॉस स्ट्रेटिफिकेशन किस काम के लिए यूज होता है। जो 3 पॉइंट पहले बोले थे, सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर 3 पॉइंट के लिए यूज होता है, उसमें से कौन सा होगा एनवायरनमेंट, नैतिक। एनवायरनमेंट। এনवायरमेंटल इम्पैक्ट যেটা হয়। हम्म, मतलब पहले एनवायरनमेंट मतलब ये जो बना था उसी समय कैसा एनवायरनमेंट हुआ होगा रहेगा। ठीक है, और गेटेड बिडिंग से हम लोग यंगिंग डायरेक्शन बोल सकते हैं, ये भी याद कर लेना, गेटेड बिडिंग। ठीक है ना। हाँ दादा।
जो बड़ा वाला वो नीचे रहेगा और छोटा वाला ऊपर आ जाएगा, तो यंग डायरेक्शन ही दिखाएगा, छोटा वाला ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो इधर से हम लोग क्या सीखे, जो पूरा प्राइमरी सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर है, पहले तो ये कैसे बन रहा है। ठीक है, ये वाला एक पॉइंट कैसे बन रहा है सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है। दूसरा पॉइंट है वो किसका इंडिकेटर है, मतलब किस काम के लिए यूज होता है हम लोगों का, जियोलॉजिस्ट के लिए। ये 2 पॉइंट से ही क्वेश्चन आएगा जैम में। ठीक है, ऐसा मतलब ए बी करके, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो टेबल होता है ना, जैसे देखो ना, ए के साथ बी को मैचिंग, जो मैचिंग बोलते हैं, मैचिंग आ सकता है। ठीक वो है, मतलब कॉलम कॉलम में कॉलम भी हाँ देता हाँ है, हाँ हाँ हाँ, मैचिंग। कॉलम जॉइन। ठीक है, मैचिंग है वो आ सकता है, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, हाँ अभी दादा। इधर से न्यूमेरिकल जो मैं बोल रहा था, ठीक है, वो है रिपल का, वो है तुम्हारा रिपेल इंडेक्स का। দাদা, हाँ একবার প্রাইমারি সেডিমেন্টারি স্ট্রাকচার আর সেকেন্ডারি স্ট্রাকচার কাকে বলে একটু বলে দিও না, মানে हाँ, কখন বলবো? ঠিক আছে, এটা করে নি বলছি। रिपेल इंडेक्स, और इसको शॉर्ट में आरआई भी बोलते हैं। ठीक है, पहले तो रिपेल ड्रॉ करना था। सपोज इसको रिपेल पकड़ो। ठीक है, ये है तुम्हारा हाइट, GI हाइट, ये है तुम्हारा लेंथ, या वेवलेंथ भी बोल सकते हो, लेंथ या वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब सिमिलर पॉइंट से सिमिलर पॉइंट तक जो डिस्टेंस, अगर ए पॉइंट को पकड़ेंगे तो इधर ही आके रुकना होगा, उसको हम लोग वेवलेंथ बोलेंगे। ये जानते हो ना, वेवलेंथ। अगर हाँ इस दादा। पॉइंट को पकड़ेंगे तो इधर ही इस पॉइंट को ही पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलर पॉइंट को पकड़ना पड़ेगा, तो वेवलेंथ। एक है, और इस साइड को, जो जैसे दिखाया था, अगर डायरेक्शन इधर रहा, फ्लो का डायरेक्शन, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। ठीक है, अगर फ्लो का डायरेक्शन इधर रहा तो इस साइड को बोलेंगे, स्टॉस। और इसको बोलेंगे। ली साइड। हमेशा इसको देखना, मेरा जैम में, ठीक है, एक सिंपल, मतलब बहुत टफ क्वेश्चन का आंसर दे दिया था, पर ये एक रिपल का न्यूमेरिकल था, उधर फ्लो डायरेक्शन मैंने नहीं देखा था, इसलिए पूरा उल्टा आंसर करके आ गया था, टॉप साइड ली साइड गलत कर दिया था। ठीक है, तो ये फ्लो डायरेक्शन हमेशा देखना, क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो आर आई क्या होगा, पहला पॉइंट तो लेंथ बाय हाइट, लेंथ बाय हाइट। ठीक है, और एक होता है, ये तो रिपेल इंडेक्स है, और एक होता है रिपेल सिमेट्री इंडेक्स। रिपेल सिमेट्री इंडेक्स, ये वाला क्वेश्चन ही आया था। तो वो है टॉस साइड का डिस्टेंस, वो दिया रहेगा। ठीक है, टॉस लेंथ बाई ली लेंथ, मतलब सपोज ऐसा ऐसा रहता है ना, तो इधर से इधर तक डिस्टेंस, और इधर से इधर तक डिस्टेंस, ये वाला ली, ये वाला टॉस। ठीक है, हाँ दादा। ये वाला ली लेंथ, तो रिपेल सिमेट्री इंडेक्स, तो इन दोनों से न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, एक फोटो दे देगा, उधर रिपेल इंडेक्स भी निकलने को दे सकता है, और रिपेल सिमेट्री इंडेक्स भी, सिमेट्री और एक एम होगा। ठीक है,
चेक कर लेना। तो रिपल सिमेट्री इंडेक्स, ओके। तो ये था हाँ पूरा दादा। प्राइमरी, हाँ, ये था तुम्हारा पूरा जो प्राइमरी स्ट्रक्चर था। अभी जो ए का क्वेश्चन था प्रेरणा का, वो था सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या बोला था, जो डिपोजिशन की टाइम तुम्हारा जो स्ट्रक्चर बन रहा है, वही सेकेंडरी स्ट्रक्चर कब होगा, डिपोजिशन के बाद, ठीक है। डिपोजिशन के बाद अगर कोई सपोज टेक्टोनिक एक्टिविटी हुआ, ठीक है, या डिपोजिशन डिपोजिशन के तुरंत ही बाद, ठीक है, लिथिफिकेशन से पहले, ठीक है, लिथिफिकेशन से पहले क्या हुआ, कोई एक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, तब उसको हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेंगे। इधर क्या हुआ, डिपोजिशन के बाद पूरा लिथिफिकेशन हुआ, फिर स्ट्रक्चर बनता गया, ऐसा एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, फक करके बन जाता है। मतलब डिपोजिशन हुआ, फिर तुम्हारा कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटी हुआ या कुछ, मतलब बाहर का कुछ एक्टिविटी हुआ, या तुम्हारा डिपोजिशन के बाद लिथिफिकेशन से पहले ही कुछ स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। इसलिए उसको हम लोग सॉफ्ट सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर या सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। समझ में आया, सेकेंडरी सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर हाँ मतलब जो प्राइमरीली हम लोग को मिलता है, ठीक है, मतलब प्राइमरी एक प्रोसेस से, एक पूरा प्रोसेस से गुजरते हुए मिलता है जो स्ट्रक्चर, उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर मतलब कुछ एक्टिविटी के कारण वो स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली नहीं बन रहा है, एक स्ट्रक्चर बन रहा है। मतलब सपोज पकड़ लो कि बेडिंग, ठीक है, बेडिंग क्यों प्राइमरी स्ट्रक्चर है, वो धीरे धीरे लिथिफिकेशन होते 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 एक बेडिंग बना। जैसे कि ग्रेडेड बेडिंग क्या हुआ, ग्रेडेड बेडिंग में तुम्हारा धीरे धीरे पहला बड़ा वाला पार्टिकल है या फिर छोटा वाला, ऐसे करके एक प्रोसेस में बन रहा है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऐसा कुछ प्रोसेस मतलब फॉलो नहीं करेगा, वो डिपोजिशन की तुरंत बाद ही वो स्ट्रक्चर बन जाएगा, मतलब लिथिफिकेशन डायजेशन ये सब का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तब हम लोग उसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। जैसे कि बायोजेनिक स्ट्रक्चर, वो भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ही आएगा। हाँ दादा। वो भी तुम्हारा तुम्हारा जो ऑर्गेनिक एक्टिविटी की वजह से बन रहा है, वो प्राइमरीली सेडिमेंट से तो नहीं बन रहा है ना, वो सेडिमेंट के ऊपर ही ऑर्गेनिक एक्टिविटी की वजह से वो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर बन रहा है। तो उसको हम लोग सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर बोलेंगे, सेकेंडरी सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर बोलेंगे, ठीक है ना, प्रेरणा। हाँ दादा বুঝেছি। हम्म हम्म। तो इसके बाद हम लोग जो देखेंगे, अच्छा और पढ़ाएंगे क्या, कंटिन्यू करेंगे क्या, नेक्स्ट दिन पढ़ाएंगे, बोलो। सॉफ्ट सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर कर लेते हैं ना, प्रॉब्लम नहीं है ना। हेलो, हेलो। हाँ दादा। हाँ कंटिन्यू হ্যাঁ দাদা करेंगे ना। हाँ दादा ठीक है। হ্যাঁ আর নৈতিক নৈতিক তো যদি পরীক্ষা থাকে ঠিক আছে তুই চলে যেতে পারিস, আমি রেকর্ডিং তো করছি, তুই রেকর্ডিংও দেখে নিতে পারিস, ঠিক আছে। তোর যখন ঠিক আছে মানে দাদা সময় হবে, আচ্ছা হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ठीक আছে। तो नेक्स्ट आएगा सॉफ्ट सेडिमेंटरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सॉफ्ट सेडिमेंटरी स्ट्रक्चर मैंने क्या बोला कि जब तुम्हारा पहले डिपोजिशन हुआ, फिर डिपोजिशन की तुरंत बाद या डिपोजिशन की टाइम, डिपोजिशन की टाइम भी हो सकता है, एट द टाइम ऑफ डिपोजिशन, एट द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ डिपोजिशन, और जस्ट आफ्टर द डिपोजिशन, मतलब तुरंत ही, जस्ट आफ्टर द डिपोजिशन। बाद ही अगर सेडिमेंटरी स्ट्रक्चर बन गया, तब उसको हम लोग बोलेंगे सॉफ्ट सेडिमेंटरी स्ट्रक्चर, ठीक है, सॉफ्ट सेडिमेंटरी स्ट्रक्चर। तो इसका जो पहला टाइप है, टाइप से पहले दो पॉइंट देख लो, दो टर्म देख लो। एक है तुम्हारा फ्लूइडाइजेशन, फ्लूइडाइजेशन, दूसरा है
लिक्विफैक्शन। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस कोई बोल सकते हो? फ्लूइडाइजेशन क्या है, लिक्विफैक्शन क्या है? ट्राई करो। नहीं होगा, ठीक है। फ्लूइडाइजेशन क्या है? आर्च के अंदर से अगर कोई हॉट फ्लूइड, ठीक है, हॉट फ्लूइड अगर सरफेस के ऊपर आता है थ्रू द सेडिमेंटरी रॉक, इधर सपोज सेडिमेंटरी रॉक है, सेडिमेंटरी रॉक है, उसके अंदर से अगर फ्लूइड ऐसा फ्लो करते ऊपर आ गया, और जब आएगा ये सेडिमेंट को लेके आएगा, ठीक है, ये सेडिमेंट को लेके ऊपर आएगा और इधर ऐसा बनाएगा, ठीक है। वही प्रोसेस को बोलेंगे फ्लूइडाइजेशन। जब हॉट फ्लूइड ऐसा नीचे से ऊपर आएगा और सेडिमेंट को साथ लेके ऊपर आएगा, उसको हम लोग बोलेंगे फ्लूइडाइजेशन, ठीक है। जैसे कि हो गया सैंड डाइक, तुम्हारा सैंड वॉल्केनो, ठीक है। सैंड वॉल्केनो का वीडियो देखना, ठीक है, यूट्यूब में अच्छा अच्छा वीडियो है, देख के समझ में आ जाएगा। ऐसा करके देखना कि ऐसा ग्राउंड सरफेस में ऐसा करके तुम्हारा वॉल्केनो की तरह सैंड बाहर निकल आ रहा है, ठीक है। ऐसा करते हुए सैंड बाहर निकल आ रहा है और नीचे ऐसा फ्लूइड फ्लो होगा, ठीक है। ऐसा सैंड ऊपर आएगा, उसको बोलेंगे सैंड वॉल्केनो, ठीक है ना। फ्लूइडाइजेशन समझ में आया? दादा वो हॉट फ्लूइड जो है वो सेडिमेंट को खुद में डिसॉल्व नहीं कर सकता है क्या? हाँ, डिजोल्व कर सकता है, पर डिजोल्व करने के बाद भी तो ऊपर ही आएगा ना। ऐसा तो हाँ, नहीं वो उधर से निकल जाएगा, वो तो ऊपर ही आएगा, वो हाँ तो दादा, इधर उधर नहीं चला जाएगा ना, वो तो ऊपर ही आएगा। डिजोल्व हाँ। ऑब्वियसली डिजोल्व कर सकता है, ठीक है। तो तो वो दादा वो ऊपर वाला आएगा, जो रॉक रहेगा तो उसको हम तो इग्नियस इधर ही नहीं होगा। बोलेंगे अब, उसे नहीं नहीं नहीं, सेडिमेंटरी ही उधर बोलेंगे। उधर हाँ, उधर तुम्हारा जो कांटेक्ट मेटामॉर्फिज्म हो सकता है, ठीक है। हाँ, हाँ, कॉन्टैक्ट कांटेक्ट में है मेटामॉर्फिज्म ना, भी हो सकता है। हाँ, हाँ, कांटेक्ट मेटामॉर्फिज्म हो सकता है, ऑरियल ऑरियल बन सकता है। और हमेशा जो हॉट फ्लूइड आएगा ये भी नहीं, कुछ कुछ फ्लूइड भी आ सकता है, वाटर, सिंपल वाटर भी आ सकता है, सेडिमेंट को लेकर ऊपर आ रहा हाँ है, दादा, सेडिमेंट आ हाँ, रहा है ऊपर, ठीक है। ये बात याद रखना। मतलब तुम वॉल्केनो बोल रहे हो, पर वॉल्केनो से कोई इग्नियस पार्टिकल नहीं निकल रहा है, सेडिमेंट निकल रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे फ्लूइडाइजेशन, ठीक है। हाँ दादा। अच्छा, अभी क्या होगा? हाँ, प्रेरणा ठीक है ना? हाँ। लिक्विफैक्शन में क्या होगा? सपोज ऐसा सब रॉक मटेरियल है, ठीक है, ठीक है, और इनमें से ऐसा छोटा छोटा पार्टिकल है, पार्टिकल। अभी क्या होगा? सपोज अर्थक्वेक हुआ, ठीक है, इसका शेकिंग हुआ, शेकिंग हुआ, मतलब पूरा इधर उधर हो गया, ये हो गया, ऐसा ऐसा करके शेकिंग हो गया। तब क्या होगा? कोहेशन फोर्स मालूम है ना, जो इंटर पार्टिकल जो फोर्स होता है, इंट्रा पार्टिकल जो फोर्स होता है, हाँ दादा, कोहेशन, हाँ, हाँ। अभी क्या होगा? जब शेकिंग होगा अर्थक्वेक की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से शेकिंग होगा ऑब्वियसली, तो शेकिंग की वजह से क्या होगा? ये जो पूरा मटेरियल है इसका कोहेशन लॉस होगा, और कोहेशन लॉस होने की वजह से क्या होगा? ये ऐसा फ्लो हो जाएगा, ऐसा करके फ्लो हो जाएगा, ठीक है, फ्लो हो जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे लिक्विफैक्शन। जब, पहले फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा रॉक पार्टिकल स्टेबल स्टेट में है, ऐसा करके फिर क्या हुआ? अर्थक्वेक हुआ, ठीक है, अर्थक्वेक हुआ। अभी अर्थक्वेक हुआ, अभी अर्थक्वेक की वजह से क्या हुआ? शेकिंग हुआ, शेकिंग होने की वजह से क्या होगा? इन सब रॉक पार्टिकल के अंदर जो कोहेशन फोर्स था वो लॉस हुआ,
ठीक है। अभी वो कोएशन फोर्स जैसे कि लॉस हुआ, अभी क्या होगा, वो पूरा मटेरियल लेके पूरा फ्लो होता जाएगा, और वही फ्लो को हम लोग बोलेंगे लिक्विफेक्शन। ये जो पूरा प्रोसेस है उसको हम लोग बोलेंगे लिक्विफेक्शन। समझ में आया फ्लूइडाइजेशन और लिक्विफेक्शन दोनों में क्या डिफरेंस? हाँ আরেকবার दादा। বলুন। हाँ, और एक बार बोलबो। হ্যাঁ। हम्म फ्लूइडाइजेशन में क्या था, सेडिमेंट था, उसको फ्लूइड लेके ऊपर जा रहा है, फ्लूइड लेके ऊपर जा रहा है। लिक्विफेक्शन में क्या हो रहा है, खुद ही फ्लो कर रहा है। यही डिफरेंस है। আচ্ছা, আচ্ছা। আচ্ছা, इधर আচ্ছা। क्या বুঝতে हुआ, পেরেছি। इधर तुम्हारा फ्लूइड सेडिमेंट को लेके ऊपर आ रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है, तो उसको हम लोग फ्लूइडाइजेशन बोल रहे हैं। इधर कोई अर्थक्वेक या शेकिंग ऐसा कुछ काम नहीं है। पर इधर क्या हो रहा है, এখানে সেডিমেন্টটা তো ফ্লো করছে, ওটা সেডিমেন্ট ফ্লো হবে তো। दोनों में सेडिमेंट फ्लो कर रहा है, पर इधर फ्लूइड का रोल है, इधर फ्लूइड का रोल है सेडिमेंट फ्लो करने আচ্ছা, में। বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ, ये হ্যাঁ। जो फ्लो, ये जो मैं क्या बोला, ये जो फ्लो हो रहा है बाहर, ये तो सेडिमेंट ही है। पर वो उस क्या एसोसिएटेड क्या है, फ्लूइड, फ्लूइड की वजह से फ्लो कर रहा है। पर ये जो लिक्विफेक्शन है फ्लूइड की वजह से नहीं, ये शेकिंग की वजह से फ्लो कर रहा है। शेकिंग की वजह से जो कोएसिव फोर्स है वो हट जा रहा है। अभी हटने के बाद अभी कोएसिव फोर्स नहीं रहेगा मटेरियल के अंदर, तो वो पूरा फ्लो होता जाएगा ना। कोएसिव फोर्स के लिए तो वो पूरा अटके अटके हुआ था, पर वो जब जब कोएसिव फोर्स निकल गया, तब वो पूरा निकल आएगा ना, वो एक तरफ एक साथ नहीं रह पाएगा, वो ऐसा फ्लो करता हुआ चला जाएगा। समझ में आया? হ্যাঁ দাদা, বুঝেছি। हम्म जो इंटर पार्टिकल जो अट्रैक्शन है उसको तो कोएसिव फोर्स बोलते हैं। तो वो अट्रैक्शन ही अगर नहीं रहेगा तो अलग अलग बिखर जाएगा, तब फ्लो होगा ना। हाँ ठीक है दादा। ना नैतिक? হ্যাঁ দাদা। हाँ, ये भाइबा में अगर एग्जाम में मतलब कॉलेज का भाइबा हुआ तो ये क्वेश्चन कभी ना किसी को तो पूछेगा ही, ठीक है। तो ऐसे ही जो लिक्विफेक्शन का, लिक्विफेक्शन नहीं, फ्लूइडाइजेशन का एक जो स्ट्रक्चर होता है, वो है तुम्हारा, सिर्फ नाम याद रखना, डिश एंड पिलर स्ट्रक्चर, डिश एंड पिलर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो डिश क्या होता है, ये माट का बना हुआ था, ऐसा 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 डिश टाइप स्ट्रक्चर होता है, और ये माट का होता है। और पिलर तुम्हारा होता है ऐसा वर्टिकल स्ट्रक्चर, ऐसा वर्टिकल स्ट्रक्चर, और वो होता है तुम्हारा सैंड का, वो होता है तुम्हारा सैंड का, ठीक है। ऐसे कहते हुए डिश और पिलर स्ट्रक्चर किसकी वजह से बनता है, फ्लूइडाइजेशन। और क्या क्या देखा, सैंड वोल्केनो, सैंड डायापीर, ये सब भी सैंड डायापीर बोल के भी एक है। तो मेरा नोट में लिखा हुआ है, उधर से देख लेना, सैंड डायापीर। सिर्फ इन सब का मेन प्रोसेस फ्लूइडाइजेशन और लिक्विफेक्शन। फ्लूइडाइजेशन भी हो सकता है, लिक्विफेक्शन भी हो सकता है, मेनली फ्लूइडाइजेशन ही होगा। अगर फ्लूइडाइजेशन ऑप्शन रहा तो फ्लूइडाइजेशन ही देना, ठीक है। हाँ दादा। ठीक है, दूसरे पेज में जाते हैं। कॉन्वोल्यूट लेमिनेशन। तो कॉन्वोल्यूट लेमिनेशन, जैसे कि अर्चना शायद बोल रहे थे कि माइक्रो स्ट्रक्चर कुछ बोल रहे थे ना, माइक्रो स्ट्रक्चर। हाँ, माइक्रो स्ट्रक्चर, मेगा स्ट्रक्चर। तो अभी हम लोग क्या सब माइक्रो, सब मैक्रो, सब मैक्रो स्ट्रक्चर देख रहे थे। कॉन्वोल्यूट लेमिनेशन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको तुम माइक्रो स्ट्रक्चर के अंडर बोल सकते हो, सेडिमेंटरी माइक्रो स्ट्रक्चर। इधर क्या होता है, जो बेड रहता है ना, ये जो बेड रहता है, उधर बहुत स्मॉल स्केल फोल्ड मिलता है, ठीक है। ऐसा ऐसा फोल्ड मिलेगा, स्मॉल स्केल, ठीक है।
और दादा तुम्हारा ये इसका माइक्रोफोल्ड है ना? हाँ माइक्रोफोल्ड तुम बोल सकते हो। ठीक है, फोल्डिंग स्ट्रक्चर बनेगा, पर इसका कंडीशन रहता है, वो है इसका जो अपर लेयर है। और ए फोल्ड क्यों बना है? फोल्ड ऐसा कॉम्प्रेशन के लिए बना होगा। हाँ, साइड से कंप्रेशन के लिए। हाँ, फोल्ड बना है। पर इसका जो अपर और लोअर लेयर होगा, ये तुम्हारा अनडिस्टर्ब रहेगा। ये है तुम्हारा कंडीशन, अनडिस्टर्ब्ड। ये भी तुम्हारा अनडिस्टर्ब रहेगा, ये भी अनडिस्टर्ब रहेगा। ठीक है, तब उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्वोल्यूट लेमिनेशन। बीच में तुम्हारा माइक्रो फोल्ड्स रहेगा, फोल्डेड स्ट्रक्चर रहेगा, और ऊपर वाला और नीचे वाला स्ट्रेटा जो रहेगा और बेडिंग जो रहेगा, वो तुम्हारा अनडिस्टर्ब रहेगा। ठीक है, पर जनरली फोल्डिंग में क्या होता है? फोल्डिंग में ऐसा ऐसा करके पूरा बेड ही फोल्ड हो जाता है ना, ऐसा ऐसा करते हुए। पर इधर क्या हो रहा है, एक ही लेयर में फोल्ड मिल रहा है, बाकी सब लेयर अनडिस्टर्ब्ड है। उसको हम लोग कॉन्वोल्यूट लेमिनेशन, इसलिए स्मॉल स्ट्रक्चर फोल्ड मिलेगा इधर, सिर्फ एसी बेडिंग का मिलेगा। बाकी ऊपर का दो लेयर जैसे कि तैसे ही रहेगा। इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्वोल्यूट लेमिनेशन। ठीक है ना? हाँ दादा। बाकी प्रेरणा नैतिक। হ্যাঁ দাদা হ্যাঁ বলছি। দাদা। हम्म, वो ए पॉइंट याद रखना जी, ऊपर का और नीचे का लेयर हमेशा अनडिस्टर्ब रहेगा, और छोटा छोटा फोल्ड मिलेगा। ठीक है, देखो जैम के लिए ना बहुत कुछ है। ठीक है, उसको ऐसे छोटे छोटे पॉइंट से याद करना पड़ेगा, क्योंकि तुम पूरा डिटेल्स में याद कर नहीं रख पाओगे एग्जाम के टाइम। और ये छोटे छोटे पॉइंट से ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो छोटे छोटे पॉइंट से ही याद रखना। ओके। हाँ दादा। हाँ, प्रेरणा ने हाइड्रोजियोलॉजी का एक नोट्स बनाया था। ठीक है, वो पूरा छोटा छोटा नोट ऐसे करके, मैं जो जो पढ़ाया जैसे जैसे, वो छोटा छोटा नोट ऐसे ही बनाया था, तो तुम लोग भी ऐसे ही बनाओ। ठीक है, अर्चना नैतिक दोनों को ही बोल रहा हूँ। हाँ दादा। हाँ क्योंकि वो दादा। नोट ही काम में आएगा एग्जाम से पहले। ओके, फिर आता है तुम्हारा फ्लेम स्ट्रक्चर। नैतिक माइथन में फील्ड हुआ है? হ্যাঁ দাদা, আগের বার ডিসেম্বরে গেছি। ফ্লেম স্ট্রাকচার দেখেছিলি তো? হ্যাঁ, কোথায় দেখেছিলি, মনে আছে? প্রবাবলি ঘাটে দেখেছিলাম। হুম, শ্মশানের ওই জায়গাটায়, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই ঘাটে। हाँ, तो हम लोग का जियोलॉजी का एक फील्ड होता है, अर्चना के लिए बोल रहा हूँ, प्रेरणा टू जेनेरा। माइथन बोल के एक जगह है, उधर एक फ्लेम स्ट्रक्चर अच्छे से देखने को मिलता है। हम्म, ফ্লেম अगर कभी স্ট্রাকচার भी। কোথায় हाँ ওই दादा। শ্মশানের পেছনটাতে কি দেখা যায়? हम्म। আমরাও মাইথনে গেছিলাম ডিসেম্বরে, কিন্তু আমাদের তো বললো যে ওখানে যাওয়া যাচ্ছে না। না, পেছনে না, আমাদেরকে দেখেছিল ঠিক না, নেমে একটুখানি সাইড করে, মানে কি বাদিকে বলবো। বাদিকে তো, হ্যাঁ, লেফট বাদিক না, সাইডে। মানে ওই ওখান থেকে নামলে নদীটা যদি সামনে থাকে তাহলে ডান হাতে পড়বে। একটু একটু আমরা কোন গাছপালা দিক হলে। দিয়ে গেছিস? হ্যাঁ, আমরা দেখেছিলাম বাদিক। और कौन दिख দিয়ে নেমেছিলি সেটা দেখতে হবে। যাই হোক, तो माइथन में ऐसा फ्रेम स्ट्रक्चर मिलता है अच्छे से, उधर पूरा सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर का ही पूरा फील्ड पूरा। ठीक है, उधर फ्लूइड स्ट्रक्चर भी देखे हो ना, फ्लूइड स्ट्रक्चर, হ্যাঁ হ্যাঁ कहाँ पे बायोटार्बेट। है दादा? एक इधर तुम्हारा झारखंड की साइड, मतलब झारखंड और वेस्ट बंगाल की बॉर्डर में एक माइथन बोल हाँ। के एक डैम है। एक डैम है माइथन बोल के, तो उधर तुम्हारा बहुत सारा ऐसा सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर मिलता है। जो बोराकर रिवर है, उसके आसपास बहुत सारा ऐसा सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर मिलेगा। ওই শ্মশানের हाँ ওই दादा। পেছন দিকটাতে আমরা ওই হামকিটাও দেখেছিলাম, মানে ঠিক अच्छा अच्छा নামতে যে अच्छा। ওই জায়গাটা। हाँ, अभी क्या है कि उधर अगर किसी शहर का, मतलब जो टीचर ले रहा है, लेके जा रहा है उधर, उनका अगर कुछ प्रोजेक्ट या कुछ उनका पेपर है, तो और भी अच्छे से दिखा पाएगा। मतलब उनका अगर स्पेशलाइजेशन उधर किया है उस एरिया से, तो उनको और भी अच्छे से पता चलेगा। ठीक है, मतलब फ्लेम स्ट्रक्चर उधर है। ठीक है, तो फ्लेम स्ट्रक्चर हाँ क्या है? दादा। ठीक है, इसका पूरा अच्छे से समझो। ऐसा एक सरफेस है,
ठीक है। अभी क्या होगा कि इधर इधर तुम्हारा इसको तुम सैंड पकड़ो, सैंड पूरा बड़ा बड़ा साइज ऐसा। तो ये वाला सैंड, ठीक है, ये है तुम्हारा सैंड। और ये वाला तुम्हारा मड, मतलब फाइन ग्रेन्ड। अभी क्या होगा कि सपोज इधर तुम्हारा लोड आया, किसी भी तरीके से लोड आया, प्रेशर आया। अब क्या होगा, मड में क्या होगा, वाटर रहेगा। मड हमेशा सैचुरेटेड रहता है, ठीक है, क्योंकि क्ले मिनरल है ना, तो ऑलरेडी उधर वाटर रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। इसलिए मड वाला लेयर हाँ हमेशा दादा। सैचुरेटेड होता है। मड तो बेसिकली क्ले का लेयर है ना, तो मड। क्ले प्लस वाटर। हाँ। हाँ, तो तो वाटर हमेशा रहेगा, वाटर सैचुरेटेड लेयर। अभी क्या होगा कि ये जो भारी वाला मड लेयर है, ये क्या होगा, ये सैंड ऐसा ही रहेगा। ये सपोज सैंड है, पर मड वाला लेयर क्या होगा, ए, अरे और ये वाला ऐसा करके ऊपर ऐसा सैंड लेयर में घुस जाएगा ये मड वाला लेयर, ड्यू टू लोडिंग, लोडिंग की वजह से इसने प्रेशर दिया, ये वाला अंदर चला गया, क्योंकि ये भारी लेयर है, ठीक है। ये वाला ज्यादा, इसका डेंसिटी भी ज्यादा है, ठीक है, जैसे वाटर है, वाटर सैचुरेटेड है, तो इसलिए क्या होगा, ऐसा ऐसा करते हुए ऐसा इसका बाउंड्री ऐसा होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे फ्लेम स्ट्रक्चर। समझ में आया कैसे बनता है फ्लेम स्ट्रक्चर, ये फ्लेम फ्लेम जैसा बनेगा। और ये ऊपर में सैंड लेयर रहेगा, ठीक है। हाँ दादा। হ্যাঁ प्रियोना समझ में आया। হ্যাঁ দাদা। हाँ, फ्लेम स्ट्रक्चर का फोटो देखो। ये वाला नोट्स भेज दूंगा। ये वाला देखो, देख पा रहे हो ये वाला। हाँ दादा। ये जो है, ये जो देखो ये वाला लेयर, ऐसे करो फ्लेम स्ट्रक्चर बनता है। नीचे वाला माट का लेयर है, ऊपर वाला सैंडस्टोन का, ठीक है। हाँ दादा। ये वाला नोट्स मैं भेज दूंगा, देख लेना तो, ठीक है। अब आएगा बॉल एंड पिलो स्ट्रक्चर। कुछ नहीं, इसको मैं फोटो से दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो बॉल एंड पिलो स्ट्रक्चर, जो हेमिस्फेरिकल मासेस बनेगा माट का, बेसिकली लाइमस्टोन सैंडस्टोन या माट का। ये वाला, ये जो लेयर, ये देखो बॉल बॉल शेप होता है, मतलब पिलो, पिलो मतलब जो तकिया होता है, पिलो, पिलो शेप। तो बॉल एंड पिलो स्ट्रक्चर, इसलिए जो राउंडेड होगा उसको बॉल बोलेंगे, और जो ऐसा थोड़ा ओवल शेप होगा, ठीक है, प्रोलेट या ऑबलेट शेप होगा, तब उसको हम लोग पिलो स्ट्रक्चर बोलेंगे। ऐसा करके, मतलब सपोज मान लो कि ऐसा फाइन ग्रेन मतलब माड है, उसके अंदर तुम्हारा ऐसा सैंडस्टोन है या लाइमस्टोन का ऐसा गोल गोल बॉल है, तो उसको हम लोग तब बॉल एंड पिलो स्ट्रक्चर बोलेंगे।
मतलब देखो इधर डिपोजिशन के बाद ही ये मतलब सैंडस्टोन या लाइमस्टोन ऐसा इधर चिपक गया, चिपक के ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया। तो मतलब डिपोजिशन के बाद ही वो स्ट्रक्चर बन गया, ये ऑटोमेटिक मतलब कोई नेचुरल प्रोसेस से नहीं बना है, ये बाहर का कोई एक्टिविटी की वजह से बन रहा है, इसलिए हम लोग इसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। समझ गए हो ना? मतलब हाँ सेडिमेंट जब तक कॉम्पैक्शन नहीं होता है, कॉम्पैक्शन से पहले ही ये सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है। हाँ दादा। अच्छा, फिर आते हैं स्लम्स। स्लम्स कुछ नहीं, स्लम्स से तुम्हारा अगर कुछ इंक्लाइन सरफेस रहेगा, स्लम्स तो जियोमॉर्फोलॉजी में देखेंगे। सपोज ऐसे इंक्लाइन सरफेस रहेगा और ऐसा सेडिमेंट अगर इधर से एवलांच की तरह इधर से गिरता रहेगा। सपोज पहला पॉइंट है कि एक फॉल्ट होना चाहिए, एक फॉल्टिंग सरफेस। ठीक है। और अभी फॉल्ट की जो प्लेन है, फॉल्ट प्लेन है, ठीक है, उसकी वजह से अगर सेडिमेंट ऊपर से नीचे गिरेगा तब उसको हम लोग बोलेंगे स्लम। सिंपल। एवलांच, एवलांच मालूम है ना, जो ग्लेशियर में एवलांच होता है, ना दादा। स्लोप अनस्टेबिलिटी की वजह से जो मास मूवमेंट होता है, मास अच्छा अच्छा। वस्टिंग जो होता है। हाँ, हाँ मास दादा। वस्टिंग, मास वस्टिंग। ठीक है। तो मास वेस्टिंग की वजह से जो सेडिमेंट जो फ्लो होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे स्लाम। उसका भी एक ये है, तुम्हारा स्लाम का भी बहुत सारा डिफरेंशिएशन है, तो हम लोग तो ये में देखेंगे एसएस में। तो स्लाम अभी ये जान लो फॉल्टिंग की वजह से होता है, और अगर फॉल्टिंग की वजह से तुम्हारा सेडिमेंटरी फ्लो होता है तब उसको हम लोग बोलेंगे स्लाम। ठीक है। और लास्ट वाला है तुम्हारा क्रॉस बेडिंग। ओवरटर्न क्रॉस बेडिंग। ठीक है। तो ओवरटर्न क्रॉस बेडिंग क्या है? मान लो पहला क्रॉस बेडिंग है, ऐसा ऐसा करके क्रॉस बेडिंग है। ठीक है। अभी क्या होगा, इधर शियर स्ट्रेस अप्लाई हुआ, शियरिंग हुआ किसी वजह से, कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से शियरिंग हुआ। तब वो वाला लेयर कैसे कैसे प्रोड्यूस होगा, वो वाला लेयर ऐसा हो जाएगा, लाइक ओवरटर्न फोल्ड। पहले लेयर ऐसा था, ठीक है, ऐसा जो क्रॉस बेडिंग होता है, ये तो तुम्हारा क्रॉस बेडिंग। और ये हो गया तुम्हारा ओवरटर्न। कैसे हुआ? शियरिंग की वजह से। ठीक है। हाँ दादा। शेयरिंग की वजह से, शेयरिंग की वजह से लेयर ऐसा पूरा इधर हट गया, तो ओवरटर्न फोल्ड बन गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे ओवरटर्न क्रॉस बेडिंग। समझ में आ गया ना? तो हाँ शेयर दादा। स्ट्रेंथ इंडिकेटर के रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे शेयरिंग हुआ है उसको हम लोग निकल सकते हैं ये ओवरटर्न क्रॉस बेडिंग से। ठीक ना? हाँ दादा। कैसे शेयरिंग हुआ है। तो ये है तुम्हारा पूरा जो सॉफ्ट सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर है। ठीक है। सॉफ्ट सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर में किसी प्रॉब्लम है किसी को? ना दादा। हाँ अच्छा, ना दादा। मेरे को 15 मिनट दे सकते हो तो खत्म हो जाएगा सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर, होगा ना? हाँ। हाँ दादा। हाँ दादा। ठीक है। क्योंकि सेडिमेंटोलॉजी ना मतलब क्वेश्चन भी बहुत कम आता है, और मतलब बोरिंग भी है बहुत ज्यादा। ठीक है। जब सेडिमेंट्री रॉक क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा वो भी तो और भी बोरिंग है, पर मतलब उधर तो रट्टा मारने के लिए और कुछ भी चीज नहीं है। वो सैंडस्टोन थोड़ा भी समझने का चीज है, बाकी तो कुछ नहीं है, सिर्फ पढ़ने का है वो। तो थोड़ा बोरिंग है। सीक्वेंस स्ट्रेटिग्राफी जब पढ़ाऊंगा वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है। तो इरोशनल
तो हम लोग क्या देखे पहले, प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर, फिर देखे सॉफ्ट सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर, अभी है इरोशनल सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर। इरोशन की वजह से जो सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर बना है। इरोशन मतलब एक सॉफ्ट जो सेडिमेंट होता है, सेडिमेंट के ऊपर से अगर कोई रॉक पार्टिकल या कुछ गया होगा, ठीक है, वो रॉक पार्टिकल क्या होगा, स्क्रैच करेगा। हाँ, ये स्क्रैच करने की वजह से अगर उधर कोई इरोशन, मतलब इरोशन समझ रहे हो ना, वेदरिंग और ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ट्रांसपोर्टेड मटेरियल अगर उसमें कुछ स्क्रैच कर गया या उसको कुछ वेदर्ड कर गया, तब उसको हम लोग इरोशनल स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि पहला तुम्हारा है सोल मार्क्स। ठीक है, सोल मार्क्स तुम्हारा ऐसा लंबा लंबा तुम्हारा स्ट्राइप रहेगा। ठीक है, और ऐसा भी रह सकता है। ऐसा भी रह सकता है। ठीक है, मतलब ऐसा एक सरफेस रहेगा, सपोज ये सरफेस है सेडिमेंट्री, और इधर तुम्हारा ऐसा बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है, और ऊपर तुम्हारा कुछ सेडिमेंट रहेगा। सोल मार्क्स मतलब वो नीचे रहेगा। ठीक है, सोल, जूता का जो सोल होता है वो कहाँ रहता है, जूते के नीचे रहता है ना, तो उससे ही आता है सोल मार्क्स। मतलब ऊपर तुम्हारा सेडिमेंट रहेगा और नीचे तुम्हारा ये वाला स्ट्रक्चर रहेगा। ये सोल मार्क्स का सबसे बड़ा पॉइंट है। सोल का उधर से सोल आता है। सोल मतलब जूता वाला, जूता को नीचे जो रहता है, मतलब नीचे जो रहता है उसको बोलते हैं सोल। और अभी सेडिमेंट के नीचे अगर ऐसा मार्क्स मिला, ठीक है, सेडिमेंट से भरा हुआ ऐसी जगह पे नीचे में ऐसा मार्क्स मिला, ठीक है, तब उसको हम लोग बोलेंगे सोल मार्क्स। ठीक है, समझ में सोल मार्क्स क्या है। ठीक है ना, समझ गया। सोल मार्क्स। ठीक है, फिर आता है ग्रुप मार्क्स। तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स ही है। ठीक है, ऐसा मतलब ग्रुप मार्क्स भी ऐसा ही, मतलब ऐसा ही लंबा लंबा स्ट्राइक रहेगा। ठीक है, सरफेस के ऊपर ऐसा लंबा लंबा स्ट्राइप रहेगा। ठीक है, तो उससे हम लोग क्या 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 निकल सकते हैं, ये अगर लंबा लंबा स्ट्राइक रहा इस सरफेस में, ठीक है, सपोज ये वाला सरफेस है, ऐसा ऐसा सरफेस, ऐसा ऐसा स्ट्राइप है, तो उससे हम लोग क्या निकल सकते हैं, कौन सा इंडिकेटर। हम्म, डिरेक्शन। हाँ, फ्लो डायरेक्शन, मतलब इस तरफ फ्लो है। ठीक है, सिमिलर, सिमिलरली हाँ तुम्हारा दादा। फ्लूट मार्क्स। हाँ, ग्रुप मार्क्स का एक पार्ट है तुम्हारा फ्लूट मार्क्स। फ्लूट मार्क्स, फ्लूट मार्क्स वो भी सिमिलर ही है। ऐसा लंबा लंबा स्ट्राइप रहेगा या पैरों की तरह ऐसा ऐसा रहेगा। ठीक है, उससे भी हम लोग फ्लो डायरेक्शन ही निकालेंगे। ठीक है, तो ये सब मार्क्स याद रखना। सिर्फ इसका याद रखना, ये सब इरोशनल स्ट्रक्चर है, इरोशनल सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर। ठीक है, और एक टाइप के इरोशनल स्ट्रक्चर है, वो है तुम्हारा, फोटो दिखा के बोलता हूँ, ये वाला, ये वाला देखो, ये वाला देखो, एक है तुम्हारा बाउंस मार्क्स। ठीक है, मतलब ये तुम्हारा सॉफ्ट सेडिमेंट है। ठीक है, हमेशा याद रखना सॉफ्ट सेडिमेंट रहेगा। ये वाला तुम्हारा सॉफ्ट सेडिमेंट है। अभी सॉफ्ट सेडिमेंट में अगर तुम एक हार्ड रॉक को बाउंस कराओगे, इधर थोड़ा ऐसा अंडुलेशन क्रिएट होगा ना, होगा ना। हाँ हाँ। दादा। हाँ दादा। हाँ, तुम अगर बाउंस कराओगे, ये इधर तुम्हारा ऐसा अंडुलेशन क्रिएट होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे बाउंस मार्क्स। कुछ नहीं है, सिंपल है, ब्रश मार्क्स। अगर तुम ऐसा घसीट, ऐसा कोई एक ये गिरा, ऐसा घसीटते हुए इधर बाउंस किया, फिर बाउंस किया, देखो ये वाला पोर्शन जो है इधर पूरा घसीटते हुए आया, इसलिए इसको बोलेंगे ब्रश मार्क। ब्रशिंग हो रहा है ये वाला जगह। ठीक है, तब उसको हम लोग बोलेंगे ब्रश मार्क्स। ये है तुम्हारा प्रोड मार्क्स, बहुत ऊंचा ऊंची जगह से ऐसा जंप किया।
फिर निकल के आ रहा है, तो वो अंडुलेशन और भी ज्यादा डेप्थ होगा उसका, और भी ज्यादा डेप्थ होगा, तब उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉट मार्क्स। ठीक है, हाई एंगल से और हाई एलिवेशन से अगर आया, ठीक है, तब वो वाला और भी डेप्थ होगा। ये तुम्हारा रोल मार्क, अगर रोलिंग होते हुए जा रहा है, रोलिंग होते हुए जा रहा है, ठीक है, रोलिंग होते हुए जा रहा है, तो रोलिंग होने की वजह से भी ऐसा अंडुलेशन क्रिएट होगा, तब उसको हम लोग बोलेंगे रोल मार्क्स। फिर स्कीप मार्क्स, ऐसा गया, फिर गया, फिर इधर आया, मतलब ए वाला रहा, ए इसको धक्का दिया, ए इसको धक्का दिया, फिर ये ऊपर चला गया। ऐसा करते हुए इधर एक स्ट्रक्चर बना, इधर एक अंडुलेशन बना, इधर एक अंडुलेशन बना, तब उसको हम लोग बोलेंगे स्कीप मार्क्स। ठीक है, मतलब रोलिंग भी हो रहा है, फिर तुम्हारा तुम्हारा बाउंस भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तब उसको हम लोग बोलेंगे स्किप मार्क्स। हो गया। तो ये सब टूल मार्क्स है, इसको हम लोग टूल मार्क्स बोलते हैं। ठीक है, टूल, यहाँ पे टूल कौन सा है, टूल कौन है इधर, कुछ ऑब्जेक्ट। मुझे बता। सेडिमेंट पार्टिकल। हाँ, ये जो पार्टिकल जो आ रहा है, इसकी वजह से ये मार्क्स जो है बन रहा है। ठीक है, इसलिए इसको टूल मार्क्स बोल रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना। नहीं दादा। अभी आएगा बायोजेनिक स्ट्रक्चर, ये हो गया तुम्हारा इरोशनल स्ट्रक्चर, फ्लूट मार्क्स, ये देखो फ्लूट मार्क्स। ठीक है, ये वाला, ये देखो। ठीक है, ये वाला छोटा छोटा দাদা पूरा। এখানে ফ্লো ডিরেকশন কি করে বুঝবো? हाँ, इस तरफ फ्लो डायरेक्शन है ना। দিকে এটা তো উল্টো দিকেও হতে পারে। না না না, ওটাই ওটাই তো, ওরম ভাবে না। যখন দেখবি এরকম রয়েছে না, এই ছুচালো পাটটা এই উপরের दिखे রয়েছে, शार्प वाला पोर्शन जब सामने की तरफ रहेगा, वही वाला तुम्हारा फ्लो डायरेक्शन होगा। ठीक है, আচ্ছা। ऐसा नहीं है, इसको देख के ही पता चलेगा कि ये इधर ही फ्लो डायरेक्शन है, इस तरफ ही होगा फ्लो डायरेक्शन, दूसरी तरफ मतलब नहीं होगा। कैसे लग रहा है, जिसकी तरफ शार्प होगा वही तुम्हारा फ्लो डायरेक्शन होगा ओवरऑल, मतलब सबका एवरेज निकल जाता है, फिर एक तरफ तुम्हारा फ्लो डायरेक्शन होगा। ठीक है, अच्छा। हाँ दादा। बायोजेनिक स्ट्रक्चर में एक है तुम्हारा ट्रेस फॉसिल, एक है तुम्हारा स्ट्रोमाटोलाइट। ठीक है, और भी बहुत सारा है, पर ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेस फॉसिल्स क्या है कि, मान लो, पहले पहले कोई मेरे को बोलो बॉडी फॉसिल क्या होता है। বডি পার্ট প্রিজার্ভ হয়ে যাবে। मुझे बॉडी पार्ट। बॉडी फॉसिल मीन्स कोई एक एनिमल हो, या किसी भी, कुछ भी, मतलब जो बायोजेनिक कुछ भी होगा, मतलब एनिमल हो सकता है या मैन हो सकता है या कुछ भी। हाँ, जो लाइफ होता है, ठीक है, उसका अगर बॉडी, मतलब बॉडी असल में बॉडी जो होता है, कुछ पेड़ पौधे भी हो सकता है, उसका अगर बॉडी पूरा प्रिजर्व हुआ, तब उसको हम लोग बोलेंगे बॉडी फॉसिल। ठीक है, पूरा जो स्ट्रक्चर है, बॉडी बॉडी पार्ट, वो हार्ड पार्ट जो होता है, बॉडी का जो हार्ड पार्ट होता है, वो अगर प्रिजर्व हुआ, तब उसको हम लोग बोलेंगे बॉडी फॉसिल। ठीक है, पर ट्रेस फॉसिल क्या है, ट्रेस फॉसिल है तुम्हारा ट्रेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब मान लो, जैसे पहले निकलते हैं, दिखाते हैं। मैं एग्जाम्पल के थ्रू बोल रहा हूँ। ठीक है, ट्रेस फॉसिल क्या है, सपोज एक सरफेस है। ठीक है, एक सरफेस है, अभी एक एंड को पकड़ो। ठीक है, एक एंड। ठीक है, अभी ये एंड क्या किया, ऐसा क्रॉलिंग करते हुए ऐसे ऐसे आया, और इधर जाके नीचे घुस गया। ठीक है, अभी एंड जब इधर से आया होगा, ठीक है, फिर इधर जाके ए होगा, तो ए वाला पोर्शन,
अगर प्रिजर्व हो गया, या ए वाला जहाँ पे ये बारो किया, बारो मतलब जहाँ पे खोदा, ठीक है, अगर ये वाला पोर्शन प्रिजर्व हुआ किसी भी तरीके से नेचुरल कंडीशन में, प्रिजर्व हो गया, ठीक है, और वही स्ट्रक्चर आगे अगर हम लोगों को बाद में सेडिमेंटरी रॉक में मिल गया, तब उसको हम लोग बोलेंगे ट्रेस फॉसिल्स, मतलब एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इफ प्रिजर्व देन इट इज कॉल्ड ट्रेस फॉसिल्स। ओके, समझ में आया क्या बोला ट्रेस फॉसिल? हाँ दादा। मतलब सपोज तुम, हाँ, तुम घर में ऐसा पूरा भीगा हुआ पैर से पैदल चले जा रहा है, ठीक है, तो घर में तुम्हारा पैर का वो निशान बन जाएगा ना। और वही निशान अगर प्रिजर्व होगा किसी तरीके से, ठीक है, तो तब क्या होगा, तुम्हारा जो, अगर सपोज तुम वही निशान को अभी सपोज कुछ बिलियन ईयर्स की बात देख रहे हो, मिलियन ईयर्स की बात देख रहे हो, ठीक है, तब क्या पता चलेगा कि तुम्हारा जो पैर की जो निशान है उससे तुम्हारा एज पता चलेगा, तुम्हारा हाइट पता चलेगा, वही हाइट एज इसकी वजह से तुम्हारा वेट पता चलेगा, फिर तुम्हारा वेट की वजह से तुम्हारा जो खाने का जो कल्चर है वो पता चलेगा। मतलब वो वाला जो इंसान या एनिमल हो कुछ भी हो, उसका पूरा डिटेल्स हम लोगों को पता चलेगा। तो वही होता है तुम्हारा जो टेस्ट फॉसिल। तो टेस्ट फॉसिल से हम लोगों का ये सब तुम्हारा जो एंशियंट जो लाइफ फॉर्म है, लाइफ फॉर्म के बारे में हम लोग को पता चलेगा, ठीक है, टेस्ट फॉसिल। समझ में आया? एग्जाम्पल से बोला पूरा समझ में आया क्या? हाँ दादा। हाँ दादा। तो इसको बोलते हैं ट्रेस फॉसिल। तो ट्रेस फॉसिल से क्या क्या मिलता है? एक है क्रॉलिंग, ठीक है, मैं कुछ कुछ नाम बोल रहा हूँ, क्रॉलिंग, बारो, बोरिंग। अच्छा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कोई मुझे बोल सकते हैं, बारो और बोरिंग? ভারতে কোনো লিভিং অর্গানিজম যদি থাকতো সেখানে, সেটার জন্য যে ইয়েটা তৈরি হয়ে যেত। और बोरिंग? বোরিংটা ঠিক জানি না। देखो, मैं पहले बात बोल रहा हूँ कि दोनों ही तुम्हारा वो जो खुदाई करने का काम ही है मिट्टी में, पर दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है बारो और बोरिंग में, ठीक है। बारो में क्या होता है, सॉफ्ट सेडिमेंट को अगर तुम डिग किया, सॉफ्ट सेडिमेंट, और बोरिंग क्या होता है तुम्हारा अगर हार्ड रॉक में, ठीक है, हार्ड रॉक में हुआ बोरिंग, अगर हार्ड रॉक में हुआ तब उसको बोलेंगे बोरिंग, ठीक है, बारो और बोरिंग। तो ये सब तो तुम्हारा ऑर्गेनिज्म का एक्टिविटी है ना। तो ये एक्टिविटी है तुम्हारा, अगर प्रिजर्व हो गया किसी कारण, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रेस फॉसिल, ठीक है, समझ में आया ना ट्रेस फॉसिल? हाँ दादा। हाँ, अभी तुम लोगों का एक काम है, पहला काम क्या दिया था, वो क्रॉस ब्रीडिंग का वो एग्जाम्पल ढूंढना, ठीक है, क्या क्या होता है टफ क्रॉस ब्रीडिंग। दूसरा काम है एक ट्रेस फॉसिल का एग्जाम्पल ढूंढना, ठीक है, कम से कम 5, ठीक है, 5 ट्रेस फॉसिल का नाम सैंडबॉक्स से या किसी भी जगह से, सैंडबॉक्स देखना और किसी भी जगह में मिला, किसी भी जगह से देख लेना, 5 एग्जाम्पल, ठीक है, ट्रेस फॉसिल का। हाँ क्लियर ना? दादा। अच्छा, और एक है तुम्हारा स्ट्रोमाटोलाइट, ट्रेस फॉसिल एक हो गया, और एक है तुम्हारा स्ट्रोमाटोलाइट। स्ट्रोमाटोलाइट क्या होता है, ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा रिंग रिंग होता है, ठीक है, इधर तुम्हारा क्या रहता है, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जो तुम्हारा अर्थ का इनिशियल टाइम में पहले साइनोबैक्टीरिया ही आया था ना, ये जानते हो ना। हाँ दादा। साइनोबैक्टीरिया से फिर पहले ऑक्सीजन आया, फिर साइनोबैक्टीरिया से ही तो पूरा ऑर्गेनिज्म सब बना,
ठीक है। तो वो जो साइनोबैक्टीरिया था वो साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। इसलिए स्ट्रोमाटोलाइट का एज बहुत ज्यादा होता है, मतलब 3.5 to 4 GA होता है, ठीक है। तो इधर से तुम्हारा ऐसा साइनोबैक्टीरिया इधर बनता है, और उधर तुम्हारा क्या होता है, सेडिमेंट ट्रैप होता है। सेडिमेंट तुम्हारा ट्रैप होता है, मतलब सेडिमेंट इधर जमा रहता है। तो सेडिमेंट और साइनोबैक्टीरिया, इन दोनों की एक्टिविटी से ये पूरा स्ट्रोमाटोलाइट बनता है। ऐसा शेप, ऐसा शेप का स्ट्रोमाटोलाइट ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा मिलता है स्ट्रोमाटोलाइट, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रोमाटोलाइट, तो स्ट्रोमाटोलाइट कैसे बनता है, साइनोबैक्टीरिया और सेडिमेंट इन दोनों की ट्रैपिंग की वजह से तुम्हारा स्ट्रोमाटोलाइट बनता है, जो कि तुम्हारा एक ऑर्गेनिक और या बायोजेनिक सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर हुआ। अगर फोटो देखा जाए तो ये देखो स्ट्रोमाटोलाइट और इधर टेस्ट फॉसिल। क्लियर ना पूरा? हाँ दादा। ठीक है। तो ये तो तुम्हारा हो गया ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर। तो हम लोग आज क्या क्या देखे, पहले प्राइमरी सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर देखे, फिर तुम्हारा देखा सॉफ्ट सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर, सॉफ्ट सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर, फिर देखे इरोशनल स्ट्रक्चर, और फिर देखे बायोजेनिक। ठीक है, समझ में आया सबको? हाँ दादा। आज कुछ डाउट है अभी तक? ना। स्टॉप करते हैं।